मैंने आपको कुछ रूल बताए थे। क्या क्या रूल बताए थे बताओ? डबल कॉलम कैश बुक के क्या रूल बताए थे? कि भाई देखो, दो कॉलम बनते हैं, कैश का और एक बैंक का। जब जब कैश मिलता है तो कैश के डेबिट साइड, जब जब चेक मिलता है तो बैंक के डेबिट साइड। जब जब कैश की पेमेंट करते हैं तो कैश के क्रेडिट साइड, जब जब चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक के क्रेडिट साइड। उसके अलावा कुछ रूल्स बताए थे मैंने आपको। पहला रूल था, अगर किसी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हम उसे कौन सा, दूसरा क्या था, कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइड को अफेक्ट करती है, ऐसी एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइड को अफेक्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइड को अफेक्ट करती है उनको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और कॉन्ट्रा एंट्री मैंने संसार में दो ही बताई थी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉन ऑफिस, है ना। उसके बाद मैंने बताया था, अगर चेक आज मिला और आज ही जमा करा दिया तो टू डेटर्स करके सीधा सीधा बैंक बढ़ा देते हैं। चेक आज मिला, आज जमा नहीं कराया, कल परसों तरसों नरसों कभी भी जमा कराया, तो जिस दिन चेक मिलता है उस दिन कोई एंट्री नहीं होती। जिस दिन आप उस चेक को जमा कराते हो उस दिन टू डेटर्स करके सीधा सीधा क्या बढ़ा देता है बेटा, बैंक बढ़ा देते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या बताया था मैंने, अगर चेक रिसीव हुआ और आपने थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। फिर मैंने बताया था, कई बार आप बैंक से बिल को क्या करा लेते हो, डिस्काउंट करा लेते हो। तो बैंक से जब आपको बिल को डिस्काउंट करा लेते हो तो पैसे कहाँ आते हैं, बैंक अकाउंट में आते हैं, बताया था ना लास्ट। और उसके बाद बेटा कई बार बैंक आपको इंटरेस्ट दे देता है, कई बार बैंक से आपको क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट, और कई बार बैंक आपसे चार्जेस लगाता है। तो इंटरेस्ट मिलता है तो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, टू इंटरेस्ट करके चार्जेस होता है तो बाई बैंक चार्जेस करके जाते हैं। यहाँ तक की कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ड्राइंग्स करके बैंक से कम हो जाएगा भाई, ड्राइंग्स वो कॉन्ट्रा नहीं है ना। कैश, कैश बुक में कौन से कॉलम से पैसा जाएगा? नहीं 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 नहीं, कैश बुक में दो कॉलम होते हैं। तुम अपनी एंट्री रिपीट करो जरा, क्या बोला तुमने? बताओ, कैश रिसीव हुआ या पेमेंट हुआ? तो पेमेंट साइड क्या थी, पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? तो बाई ड्राइंग्स करके कैश से कम हो जाएगा उसका अमाउंट। नहीं समझ आ रही बात? चलो बहुत अच्छा लगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 7 निकालिए, पेज नंबर 10.39। फॉर्मेट आप चाहो तो मेरे साथ साथ बना सकते हो ताकि समय कम लगे और आपको भी समझ में आए। आप सिर्फ नोट करने में ना रहें, आप समझ समझ के नोट करें। तो मैं आपको इसलिए प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ ये फॉर्मेट बना सकते हैं बेटा। दो कॉलम बनेंगे अमाउंट के, तो सभी बच्चे मेरे साथ फॉर्मेट बना लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे कॉलम, पहला कॉलम है सर मेरा डेट का, फिर है बेटा पर्टिकुलर, फिर है एलएफ, कैश, बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। ये हमारे पांच, इस तरीके से हमारा डबल कॉलम कैश बुक बनेगा। तो मैं सभी बच्चों को फॉर्मेट बनाने का 2 मिनट दे रहा हूं ताकि आप लोग मेरे साथ साथ समझ समझ के एक एक एंट्री को, जैसे मैं लिखूंगा मैं पहले समझाऊंगा, मैं भी करूंगा और आप भी करोगे, ताकि हमारा रिवीजन कम प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा ना हो कि पहले मैं ही बोलता रहूं फिर तुम नोट करते रहो। तो मैं लॉजिक के साथ साथ जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा आप करते जाओगे। ठीक है। तो हमें पता है ये कौन सी साइड है बेटा, डेबिट साइड। डेबिट साइड है, इधर सारी की सारी रिसिट्स आती हैं। और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। इधर सारी की सारी क्या आती हैं, पेमेंट। जब जब आपको पैसा मिलता है तब तब कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। जब जब आप पेमेंट करते हो तब तब कौन सी साइड आता है बेटा, वो क्रेडिट साइड। ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, जब जब आपको रिसीव होगा तो डेबिट साइड आएगा, और जब जब आप पेमेंट करोगे तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। बताओ यहां तक किसी को फॉर्मेट सबने बना लिया? चलिए आइए, तो मैं स्टार्ट कर लूं। सबसे पहले बेटा मार्च 1 को
कैश इन हैंड 15,000 दे रखा है, कैश एट बैंक 5,000 दे रखा है। मार्च 1 को टू बैलेंस बीडी, आपको लास्ट मंथ का बैलेंस दे रखा है बेटा, आपके हाथ में 15,000 रुपए और आपके बैंक में 5,000 रुपए हैं, तो टू बैलेंस बीडी करके कैश में लिख देंगे 15,000 रुपए और बैंक में लिख देंगे 5,000 रुपीज। यहां किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? पहले जो पहली लाइन मैंने करी है, देखो सबसे पहले मुझे बैलेंस दे रखा है बेटा लास्ट मंथ का, लास्ट मंथ का कैश का बैलेंस कितना दे रखा है 15 और बैंक का बैलेंस कितना दे रखा है 5, तो मैंने टू बैलेंस बीडी करके कैश का कैश में लिख दिया, बैंक का बैंक में लिख दिया। अब जरा बात को ध्यान से सुनिएगा जब जब भी आपको पैसे मिलेंगे सब कौन सी साइड लिखेंगे हम? डेबिट साइड। और जब जब भी हम पेमेंट करेंगे तो हम कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो अब आपने बस ये देखना है कि पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। बैलेंस बीडी को यहां लिखने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं या फिर पैसे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सर लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 6720 एंड रिसीव अ कैश डिस्काउंट ऑफ 220। देखो भाई, अब यहां ना थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूं क्योंकि आगे जाके दिक्कत होगी आपको। थोड़ा सा मैं दो लाइनों में डिफरेंस बता देना चाहता हूं। रिसीव्ड 500 फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड ₹150। दूसरी लाइन है सर ₹5,000 या 500 ड्यू फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड ₹150। दोनों में सर जमीन आसमान का अंतर है। इन दोनों ट्रांजेक्शन्स में बहुत डिफरेंस है। पता है क्या लिखा है? यहां लिखा है रिसीव्ड 500 और डिस्काउंट अलाउड 150। मतलब ये जो फिगर है ना, ये आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट है। ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि भाई जब बोल रहा है कितने रुपए मिले हैं 500 मिले, इसका मतलब देने होंगे 5150। ऑलरेडी डिस्काउंट डिडक्ट करके मतलब 650 देने होंगे उसने। भाई 650 देने होंगे, 650 में से ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस करके 500 उसने दिए। यहाँ वर्ड लिखा है रिसीव्ड 500 फ्रॉम राम, तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। राम से 500 रुपए मिला, इसका मतलब ये ऑलरेडी इसमें से डिस्काउंट क्या है? माइनस है। तो क्या दोबारा माइनस करोगे क्या 500 में से भी? बट यहां देखो ₹500 ड्यू फ्रॉम राम, राम ने कितने रुपए देने थे, बट हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कितना करा। ये थोड़ा ना बोला कि राम से 500 मिले हैं, यहां बोला है राम ने 500 देने हैं। 500 ड्यू फ्रॉम राम मतलब राम ने 500 रुपए क्या है देने हैं। तो 500 में से 150 रुपए दे दिए तो कितने बचे? सॉरी डिस्काउंट हो गया तो कितने देगा यहाँ? मतलब यहां आपने डिस्काउंट माइनस करना है क्योंकि यहां हमें ड्यू अमाउंट दिया था, यहां आपको ऑलरेडी रिसीव बोला है, तो यहां डिस्काउंट माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसमें से ऑलरेडी माइनस है। तो देखो सेम यही चीज यहां भी है बेटा, ध्यान से समझना। देखो परचेज गुड्स फॉर कैश 6720, हमने कितने की गुड्स खरीदी बेटा? एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। तो यहां कहीं नहीं बोला है कि मैंने, मतलब इसमें तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें ये लग रहा है कि पेड हमने, यहाँ पे हम 220 माइनस करेंगे, इसमें से माइनस नहीं हुआ है ना? अगर ये लिखा होता ना, जैसे मैं एक और एग्जांपल से तुम्हें समझा दूं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक चीज समझा दी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और इसमें मार्च 19 की देखो एंट्री, रिसीव कैश फ्रॉम त्रिलोक 4850। अब जब बोल दिया 4850 रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब फिर नीचे अलग से लिखा है डिस्काउंट 150, तो 4850 सीधा सीधा रिसीव लिख दिया, इसका मतलब ऑलरेडी इसमें से डिस्काउंट क्या है? बट यहां पे नहीं है। देखो यहां हमने गुड्स खरीदी 6720 की और डिस्काउंट कितने का दिया, तो बताओ कितने रुपए पेमेंट करी होगी? 65। पैसे गए आए? पैसे गए आए? गए। तो कौन सी साइड आएगा बताओ? क्रेडिट साइड। कौन सी डेट को? थर्ड। तो लिख लो ऊपर, मार्च लिख लेते हैं इकट्ठे, थर्ड। तो लिख लो बाई परचेजेस अकाउंट, कितने का बताओ?
6500। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? सर कराए क्या जो दिक्कत होगी? आपने दो बैलेंस लिखवाए हो तो हमें आते ही है बैलेंस बीडी। आपने एक एंट्री समझाई है कि हमने 6720 का गुड्स खरीदा है जिसमें से 220 का डिस्काउंट है। हाँ बेटा समझ नहीं आए दोनों क्वेश्चन। क्या? जो आपने एग्जांपल लिया था मार्च 19 का और हाँ डिफरेंस ये है कि उसमें आपको पेड वर्ड बोला था कि उसमें से डिस्काउंट माइनस नहीं था, उसमें उसमें से डिस्काउंट माइनस करके गिवन था वो वाला, और यहाँ डिस्काउंट माइनस करके नहीं है। कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है बट वहां देखो ना, उसने साफ साफ बता रखा है हमने त्रिलोक को कितने रुपए पे करे हैं। रिसीव हुए ना वहां पे, तो रिसीव कितने हुए हैं? तो 4850 रिसीव है, तो डिस्काउंट माइनस है या नहीं है? जब रिसीव ही 4850 हो रहे तो इसका मतलब डिस्काउंट ऑलरेडी क्या है? माइनस। माइनस है तो यहाँ क्या लिखा है उसने कि हमने पे करे हैं 6720 करके। उसने तो बोला इतने की परचेज करी, इसका मतलब उसने ये थोड़ा ना बोला। अगर ये बोलता ना हमने पे कर दिए परचेज के लिए इतने, तो इसका मतलब डिस्काउंट माइनस करने के बाद होता। अभी आगे जाके एक और एग्जांपल आएंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, क्योंकि एक मिनट बेटा आइए नेक्स्ट थर्ड पर पढ़िए भाई। सर डिपॉजिट इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री आ गई सर आपके सामने, पहली कॉन्ट्रा एंट्री डिपॉजिट इनटू बैंक। आप बैंक में जमा करा रहे हो, बैंक में पैसे आएंगे या जाएंगे? आएंगे। और पेमेंट कहां से होगी? कैश से। तो बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक के तो डेबिट साइड लिख दोगे 5000 रुपए, और जाएंगे कहां से? कैश। तो कैश के पेमेंट साइड लिख दोगे। देखो इसके डबल इफेक्ट है सर। आपने बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक में पैसे आए, तो बैंक में रिसीट साइड, और कैश की कौन सी साइड होगी सर? पेमेंट साइड। तो देखो अब आप यहां करोगे, बैंक में रिसीट हुआ है टू कैश की वजह से, और कैश की पेमेंट है बेटा किसकी वजह से? बाय बैंक की वजह से। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? सी से, कॉन्ट्रा एंट्री से। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिपॉजिट इनटू बैंक है बेटा, बैंक में डिपॉजिट है तो बैंक की रिसीट है, तो इसलिए बैंक में रिसीट साइड लिखा मैंने। और कैश की क्या है? पेमेंट है, तो इसलिए कैश के कौन सी साइड लिख दिया? पेमेंट साइड। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है जल्दी से बताइए? कैश सेल्स। तो कैश सेल करेंगे तो कैश बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो कौन सी साइड आएगा? सेवंथ में डेबिट साइड आ जाएगा। टू सेल्स कितने रुपए का बताओ? 10,000 का। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है बताओ जल्दी से? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो, अगेन दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। जब आप बैंक से पैसे निकालोगे कैश बढ़ेगा, और बैंक, तो कैश के डेबिट साइड लिख दोगे। कितने रुपए निकाले बैंक से मैंने? 2000 रुपए। तो कैश में डेबिट साइड आ जाएंगे, और बैंक में कौन सी साइड आ जाएंगे? सर बैंक में पेमेंट साइड आ जाएंगे। सर बैंक में पेमेंट साइड आएंगे और कैश में डेबिट साइड आएंगे। तो बताइए कितना है भाई, कितने रुपए जमा कराए हमने जल्दी से बताइए? डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में कितने रुपए जमा कराए हमने? 5000, 2000। तो कौन सी डेट को जमा कराए? 10th। तो सर 10th को यहां लिख दोगे टू बैंक करके कैश में लिख दोगे, और 10th को यहां बाई कैश अकाउंट हो जाएगा। अगेन दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा को आपने सी से डिनोट करना है, मैंने जैसे भी कल भी। नहीं बेटा जर्नल में नहीं लिखोगे, अभी हम कैश बुक पढ़ रहे हैं तो कैश बुक के ही रूल हैं ये सारे, ये जर्नल में अप्लाई नहीं होंगे। आगे, receive a 3-month post dated check 20,000 from Raj and discounted from bank by paying a discount charges of 750। देखो भाई क्या होता है, इसको समझो जरा बात को। कल मैंने आपको एक बिल का डिस्काउंट बताया था सर, ये पोस्ट डेटेड चेक का डिस्काउंट है। पोस्ट डेटेड चेक का डिस्काउंट मतलब मैं तुम सभी बच्चों को 1-1 करोड़ का चेक दे देता हूँ शाम को, पर पता है उसमें डेट क्या डालूंगा? 20 अक्टूबर 2090। 20 अक्टूबर 2090 की पोस्ट डेटेड चेक तुम सब ले लो मेरे से 1-1 करोड़ रुपए का, है ना? तो बेटा एक बात बताओ, मैं ही नहीं जिंदा रहूंगा तब तक, है ना? तो पैसे कहां से मिलेंगे? समझ रहे हो ना? तो पोस्ट डेटेड चेक ऐसे होता है। पोस्ट डेटेड चेक वो होता है जो बैक डेट डली होती है। बट बैंक, अब ये तो एक बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई। मैंने इस बंदे के
10,000 रुपए देने थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने इसको 2 महीने का चेक दे दिया, मैंने दिसंबर का चेक काट के दे दिया, 12 दिसंबर 2022 का चेक काट के इस बच्चे को मैंने दे दिया। ये बच्चा चाहे ना, जैसे बिल को डिस्काउंट करा लेते थे ना, ऐसे किसको भी डिस्काउंट करा सकते हैं, चेक को। ये बोलेगा देखो यार 2 महीने बाद इस बंदे ने मेरे पैसे देने हैं, देखो ये चेक है, तो मुझे अभी दे दो। तो वही सेम बिल वाला कॉन्सेप्ट ही तो है, बिल भी तो यही था। तो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है, पोस्ट डेटेड चेक मतलब जिसमें फ्यूचर डेट डली हुई है, आप उस चेक को अभी डिपॉजिट नहीं करा सकते हो क्योंकि 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे, तो आप उस चेक को बैंक से क्या करा सकते हो, डिस्काउंट। तो हमने डिस्काउंट कराया तो हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बताओ बताओ, हाथ में आएंगे बैंक में आएंगे। तो टू पोस्ट डेटेड चेक यहां लिख देंगे 15, टू पोस्ट डेटेड चेक। कितने रुपए आएंगे बताओ मेरे पास, बताओ कितने रुपए आएंगे, 19,250, 19,250। सर कैसे पता चला, 20,000 का चेक था, बैंक ने 750 रुपए के क्या ले लिए, चार्जेस। तो बैंक भी तो अपना कुछ कमाएगा ना, आपको अगर 20 दे देगा, 2 महीने बाद सामने वाली पार्टी से भी 20 लेगा, तो बैंक के लिए क्या बचेगा, तो बैंक ने आपको कुछ कम पैसे देगा। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है। अब देखो, अब पढ़ो, तुम्हारा डाउट अब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट ही ऐसा कंफ्यूजन। अब बताओ, ये जो लिखा हुआ है रिसीव चेक फ्रॉम दीपक 5,000, अब बताओ इसमें से डिस्काउंट माइनस है या नहीं है, देख लो सोचो, पढ़ो सभी। ऑलरेडी माइनस है, क्यों, क्योंकि जब 2,000 का चेक दे दिया तो इसका मतलब ऑलरेडी इसमें से डिस्काउंट। अगर वो लिखता ना ₹2,000 ड्यू फ्रॉम दीपक, तो फिर माइनस करते हैं हम, पर यहां तो ऑलरेडी लिखा है चेक कितने का रिसीव हो गया, 5,000 का, और डिस्काउंट अलग से कितने का दे दिया, 200, मतलब डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस है। तो बट एक बात बता दूं, इसकी कोई एंट्री होगी नहीं, अभी जमा ही नहीं करा, तो क्यों क्यों नहीं होगी, तो आपको नीचे रीजन देना पड़ेगा। 18 तारीख को जो चेक मिला है ना आपको, उसकी एंट्री पता है क्या एंट्री होगी, चेक इन हैंड टू दीपक। तो इसलिए आप इसको रिकॉर्ड, इसलिए आप इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। हाँ हाँ, 8 नहीं, 18 को चेक मिला ना, 18 को कोई एंट्री नहीं होगी, और हमने वो चेक जब कब जमा कराया, देखो 20 को कराया, नेक्स्ट डेट ही में करा दिया ना, 20 को चेक जमा करा दिया ना, तो फिर 20 को हम एंट्री करेंगे यहाँ, टू चेक इन हैंड करके क्या बढ़ा देंगे, अब बढ़ा देंगे बैंक, कितना, समझो नहीं समझो। देखो चेक 18 को मिला, पर मैंने 18 को जमा नहीं कराया, तो 18 को एंट्री होगी चेक इन हैंड टू दीपक, और जब वो चेक को जमा कराऊंगा कब, 20 को, तो कैश बुक में 20 को एंट्री होगी। कल रूल्स में मैंने लिखवाया था देखो, कि जिस दिन चेक मिलता अगर उसी दिन जमा नहीं होता, तो जिस दिन चेक मिलता उस दिन कैश बुक में एंट्री नहीं होती। कैश बुक में कौन से दिन में एंट्री होती है, जिस दिन उस चेक को हम जमा कराते हैं। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है सर, पेड टू चंद्राबाई चेक। अब एक बात बताओ, देखो साफ साफ पता चल रहा है, पेड टू चंद्राबाई चेक 2,500 ऑलरेडी माइनस करके गिवन है। अगर ये बोलता ना ₹2,500 ड्यू टू चंद्रा एंड पेमेंट मेड, समझो ना, साफ साफ लिखा है पेड टू चंद्राबाई चेक 2,500। हमने चंद्रा को कितने रुपए पे करे बेटा, 22 को, बाई चंद्रा 2,200। नेक्स्ट बताइए सर, नेक्स्ट क्या है, सॉरी 2,500, सॉरी 2,500। नेक्स्ट क्या है, जल्दी से बताओ, नेक्स्ट है सर बताओ, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तुम्हारा डाउट आ गया, सर विड्रॉन फ्रॉम बैंक अगर ऑफिस यूज के लिए होता तो कॉन्ट्रा होता, पर्सनल यूज के लिए। बताओ पैसे कहां से कम होंगे, बैंक से, कितने रुपए कम होंगे, 1,000। तो बेटा यहां क्या लिख देंगे हम, बस सीधा सीधा लिख देंगे बाई ड्रॉइंग्स 1,000। कोई दिक्कत है, नहीं सर। बताओ भाई अगली एंट्री कौन बताएगा, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000। बिल्कुल, ये उधार सेल है बेटा, याद करो वो अकाउंटिंग इक्वेशन का दिन जब मैंने आपको बताया था, अगर ट्रांजैक्शन में किसी पार्टी का नाम दिया होता है तो कौन सी ट्रांजैक्शन होती, बेटा याद रखना है, वो याद रखने के लिए बोलता हूँ क्लास में मैं इतनी सारी बातें। सर फिर आप लिखवाते भी हो ना, हाँ इसीलिए लिखवाता हूँ क्योंकि तुम्हें लिखवाई बात तो याद नहीं रहती है। कम से कम मैं क्लेम तो कर सकता हूँ मैंने लिखवाई, नहीं तो तुम बोलते कि सर कहाँ बताया था आपने,
तू तो अच्छा यार, क्या बात, तू कहाँ से कंपेयर कर रहा है बाकी, तू बहुत अच्छा बच्चा है बेटा। तो सर ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर किसी ट्रांजेक्शन में नाम दिया होता है तो वो उधार होती है, तो मतलब ना इसमें पैसे आए ना गए, तो ये वाली ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड, खुश मत हो जाना, टू सेल्स करके कैश नीचे आप करना। अगले भाई साहब, अगली एंट्री तो तुम बता ही सकते हो, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, नॉट रिकॉर्डेड, अगेन दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और बेटा कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया था मैंने कैश बुक के लिए, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड, चल लिखवाया था, ठीक है ओके। अब ये लड़की बताएगी मुझे, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। बेटा जब साफ साफ बोल दिया, क्या डिस्काउंट अलग से माइनस करोगे क्या? डेटर था ना, तो उसने चेक दे दिया, अशोक ने चेक दे दिया, तो क्या करें बताओ? अशोक ने चेक दे दिया, तो चेक अशोक ने दिया तो क्या एंट्री होगी बताओ? तो सीधा सीधा सेम डे डिपॉजिट भी करा दिया, तो सीधा सीधा 31 को टू अशोक करके क्या लिख दोगे आप? 5000 रुपीज बैंक में लिख दोगे, क्योंकि चेक ने देखो क्या लिखा है, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने सेम चेक को उसी दिन बैंक में क्या कर दिया, तो टू अशोक करके सीधा सीधा मेरा क्या बढ़ जाएगा बेटा? बैंक बढ़ जाएगा। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह? तो मुझे रिसीव वाला समझ आ गया, मुझे परचेज वाला डिस्काउंट। बेटा देखो, तो अब ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना मैं समझा नहीं पाऊंगा तुम्हें, क्योंकि इसमें ना लैंग्वेज ही ऐसी दे रखी है। तुम्हें बाकी चीजें रिसीव वाला समझ में आ गया ना, तो बस इसको रट लो, क्योंकि वो क्योंकि वो ना लैंग्वेज ही ऐसी है, जब भी तुम्हें परचेज वाला आ जाए ना, तो तुम्हें याद रखना माइनस करना है। तो मुझे कैसा भी पूछना है? मतलब आप कैसा भी नहीं, देखो अगर ऐसा ही लाइन लाइन लिखी हो, अगर इस तरीके की लाइन लिखी हो, कंफ्यूजन इसी तरीके की लाइन में होगी, जो जहां क्लियरिटी है वहां थोड़ा ना कंफ्यूजन होगी, समझो ना, जब तुम कंफ्यूज हो जाओ तो समझ लेना कि माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि वो लैंग्वेज ही ऐसी है, उसको मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जो जहां पे, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो बस आप क्या क्वेश्चन खत्म, बताओ, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है यार, ये हमारे बच्चों से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हीरो हैं बच्चे हमारे, ये तो हमारा अर्थ ऐसे ही कर देता है, ये तो बैठा है क्लास में बस थोड़ा सा, ठीक है सर, मम्मी सुन रही है, 15 10 25 और 2, 27,000 आपके पास कैश आया बेटा, 27,000 का कैश आपके पास आया, जिसमें से 11,500 का खर्च कर दिया आपने, तो कितना बचा? 15,500। तो 31st को बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा 15,500। कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान चैप्टर है भाई ये, 10 10 20 और 10 10 20, 20 और 19, 39,250, 39,250, तो 39,250 माइनस 2,000 माइनस 2,500 माइनस 1,000, 33,750। तो बेटा ये आंसर आ गया तुम्हारा, बात समझ में तो नहीं आ रही? तो ये क्वेश्चन कोई टफ था क्या सर? क्वेश्चन नंबर एक बार 10 कर लेते हैं जल्दी से, है ना, फिर 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आई थिंक सफिशिएंट है, आसान है, कुछ खास है नहीं इसमें। तो बनाइए फॉर्मेट, मैं तो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फॉर्मेट सीधा सीधा ले लूंगा, ठीक है। चलो छोड़ो, मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा, नहीं तो तुम्हें लगेगा सर तो कर नहीं रहे हैं, हमसे ही मेहनत करवा रहे हैं। बेटा मैंने तो जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, वैसे मैं भी अब पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे भी एग्जाम देना है अगले साल। सीसा, अब सीसा मतलब सर क्या आप शीशा पढ़ोगे आप? सीसा मतलब एक आईटी रिलेटेड कोर्स है बेटा ये। कहाँ भूल गया लफ? किसने बोला भूल गया मैं? ये रहा, दिखता नहीं है? आ जाओ भाई, बहुत अच्छा लगा सुन के,
ये बच्चा मेरी गलती ढूंढता रहता है। इसे बस एक चीज चाहिए सर, ये भूल गए, दाएं भूल गए, बाएं भूल गए। तो अच्छा, इससे पहले ये कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं? 10th। अच्छा एक बार 11th क्वेश्चन देखो, सिर्फ पहली लाइन देखो, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? कौन सी साइड लिखेंगे सर? यहां लिखोगे टू बैलेंस बीडी करके कैश, और फिर दूसरा क्या लिखा है? बस ये क्रेडिट साइड आएगा। मैंने कल बताया था ना, कई बार क्वेश्चन में बैंक का क्या दिया हो सकता है आपको? नेगेटिव बैलेंस दिया हो सकता है, ओवरड्राफ्ट दिया हो सकता है, तो उसे कौन सी साइड लिखा जाता है? क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप 10th क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। सर हमने तो कर भी लिए 4 पॉइंट, बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने 4 पॉइंट कर लिए। बेटा ये क्वेश्चन अभी अभी शुरू हुआ है, मतलब बिजनेस पुराना नहीं है, नया है। तो कमेंस बिजनेस विथ कैश, हमने बिजनेस की शुरुआत कितने से करी बेटा? 50,000 से। तो बिजनेस के पास कैश आएगा या जाएगा? आएगा। जनवरी 1 को टू कैपिटल करके आ जाएगा। कितने रुपए बताओ जल्दी से, है? बताओ। सेकंड क्या है सर बताओ? ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 20,000, इसका मतलब क्या है बताओ जल्दी से? बैंक अकाउंट खोला और वहां कितने रुपए जमा कराए? तो बताओ बैंक बढ़ेगा या कम होगा? कितने रुपए से? 20,000 से। और क्या कम होगा बताओ? कैश। कितने से? 20। तो क्या एंट्री होगी जल्दी से बताओ? सर यहाँ टू कैश करके क्या बढ़ जाएगा आपका? बैंक। और बाई बैंक करके क्या कम हो जाएगा सर? कैश। अगेन दिस इज कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। ये आपकी कौन सी एंट्री होती है सर? कॉन्ट्रा एंट्री डिनोटेड बाई सी। ठीक है, थर्ड क्या है सर हमारा? पेड। अच्छा नहीं, सेकंड में एक और है। सेकंड में दो ट्रांजेक्शन है, एक तो हमने बैंक अकाउंट खोला है, और दूसरा परचेज गुड्स इन कैश। मैंने गुड्स किस में खरीदी है बेटा? कैश में खरीदी है। तो कैश आएगा जाएगा? जाएगा। तो बाई परचेजेस करके कैश चला जाएगा। बाई परचेजेस कितने का जल्दी से बताओ? 5,000। अब आते हैं थर्ड। थर्ड में क्या एंट्री है सर? पेड वेजेस। सॉरी फोर्थ है ये। पेड वेजेस, हमने वेजेस पे करी हैं, तो कैश आएगा जाएगा? जाएगा। तो फोर्थ में यहां लिख देंगे बाई वेजेस। कितने रुपए जाएंगे सर हमारे? 4,000। 5,000। ठीक है। वेजेस कितनी है? 5,500। अच्छा 500, ओके। पेड वेजेस 500। फिर सिक्स को सेल करिए, बताओ कितने की सर? 2,000 की कैश सेल करिए। तो बताइए सिक्स को पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। सिक्स को पैसा आएगा टू सेल्स करके, कितने रुपए आएंगे बताओ? 2,000, है ना? उसके बाद बताओ कौन सी डेट है? सेम डेट को परचेजेस भी हैं, तो 6,000 की। तो बाई परचेजेस कितने रुपए के चले जाएंगे सर? नेक्स्ट बोलिए सर, नेक्स्ट क्या है? सर नेक्स्ट इज, अब अगला है। अब देखो 10th को देखो बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर ऑफ 4,000 एंड पेमेंट रिसीव बाई चेक विच वॉज डिपॉजिट इनटू बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 400। अब आप बताओ, सीधी यहां डिडक्ट होगा, है ना? नहीं समझ में आया था ना, इसलिए डिडक्ट होगा। क्योंकि देखो यहाँ कुछ क्लियरिटी नहीं थी। वैसे ये बोला था कि हमने 4,000 की गुड्स बेची, तो अब ये थोड़ा ना बोला कि 4,000 रुपए का चेक मिला। बोला 4,000 की गुड्स बेची और पेमेंट रिसीव हुई चेक से, और वो चेक हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो यहाँ 3,600 का हमें क्या मिलेगा? चेक मिलेगा, है ना? तो कौन सी डेट को? 10th को। हाँ। कॉन्ट्रा। देखो, अच्छा, हाँ तो ठीक तो है ना भाई? आप पढ़ो क्या है, सेकंड वाली एंट्री पढ़ो क्या है? तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब हुआ जरा बताओ मुझे? तो मैंने भी तो वही करा, तो बैंक को बढ़ाया तो इसलिए बैंक में रिसीट हुआ है, तो इसलिए बैंक के डेबिट साइड लिखा है, और कैश की क्या है? पेमेंट है, तो कैश के पेमेंट साइड लिख दिया। अब आप आ जाओ भाई, 3,600 वाला सबको समझ में आ गया?
भाई हमने गुड्स बेची और बदले में कितने का चेक मिला? 3600 का चेक मिला। नेक्स्ट क्या बताओ है? रिसीव चेक फ्रॉम रिसीव एडवांस फ्रॉम अमित बाई चेक 6000। अमित से चेक मिला, बट ये तो बताया नहीं। एक बार आगे देख लो, कहीं लिखा है क्या अमित चेक डिपॉजिट इनटू बैंक? देखो कहीं लिखा है कुछ? नहीं। इसका मतलब क्या मानेंगे फिर हम? सेम डे डिपॉजिट हो गया। तो 10th को टू अमित करके एक और चेक जमा करा दो बैंक में। टू अमित करके कितने रुपए का है ये? 6000 का। कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट? नहीं सर, मजा आ रहा है। ओके आगे बढ़ो। 15 को भाई देखो, अब एक बात बताओ, पेड टू भास्कर, हमने भास्कर को कितने रुपए पे करे बेटा? और डिस्काउंट कितने का मिला? साफ सी बात है, तो क्या डिस्काउंट माइनस है या नहीं है? वो है। ठीक है, तो सीधा सीधा लिख देंगे बाई भास्कर। बाई भास्कर कितने रुपए चेक पे करा? कैश? पेड टू भास्कर लिखा है, बताया नहीं है तो ऑलवेज वी आर एज्यूमिंग। चलिए नेक्स्ट क्या है, जल्दी से बताओ। परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, बताओ कौन सी साइड आएगा? रिकॉर्ड नहीं होगा। अगेन वही नाम दे दिया, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है बेटा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्या है, जल्दी से बताओ। गुड्स ऑफ 10,000 डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिट द क्लेम इन फुल, बताओ क्या होगा? बेटा पैसा मिला नहीं अभी, अभी तो एडमिट किया उन्होंने। क्या आपके गुड्स जल गए, हम आपको 10,000 देंगे। ये थोड़ा ना बोला क्लेम रिसीव हो गया। क्लेम एडमिट होना और क्लेम रिसीव होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ क्लेम क्या हुआ है सर? एडमिट हुआ है ना? तो हाँ, काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सीधी सीधी बात है बेटा, नेक्स्ट तो ये दोनों नहीं होंगी। अब आएगा देखो, रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी से हमें क्या मिला है बेटा? चेक मिला है। कुछ नहीं कहा तो हमने सेम डे डिपॉजिट करा दिया टू ट्रांसपोर्ट कंपनी करके। टू ट्रांसपोर्ट कंपनी कितने रुपए का सर? 10,000। तो कुछ नहीं कहा तो सेम डे डिपॉजिट हो गया, सीधा बैंक बढ़ा दो। बताओ सर 28 वाली एंट्री कितने बच्चों को आती है? 28 वाली कौन सी एंट्री है बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है ना? जो दोनों साइड अफेक्ट करती है कैश बुक के, डेबिट साइड को भी और क्रेडिट साइड को भी। तो कॉन्ट्रा एंट्री दोज एंट्री विच अफेक्ट बोथ साइड ऑफ कैश बुक। तो बेटा एक तो हमारा क्या बढ़ेगा? विड्रॉ कराए ना बैंक से, तो कैश में आएगा कितने रुपए? 5,000। और कहां से कम होगा? तो पहले ये लिखना लेना आसान होता है, देखो फिर लिख लेना यहाँ, है ना? आप अगर बैंक से पैसे निकालोगे तो बैंक कैश बढ़ेगा तो टू बैंक आ जाएगा, और बैंक कम होगा तो बाई कैश अकाउंट आ जाएगा। समझ में तो नहीं आ रही बात? सर बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है। इशू इशू चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मशीन। हमने कोई ग्रैंड मशीन नाम की कोई कंपनी है, उसको कितने रुपए का एडवांस दिया है? 50। तो बाई ग्रैंड मशीन करके कितने रुपए दिए हैं सर? 50,000। बताइए सर, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं सर। बस अब कैश बुक का क्या करना होता है सर? हमें टोटल करना होता है। तो टोटल करना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। तो मैं, तुम बोल रहे हो सर फीस आपने ली है तो टोटल भी करो। ठीक है भाई, मैं तो नहीं नहीं मैं करता हूँ। मुझे 50, 57 तुम्हारे लिए इजी है, तुम इंटेलिजेंट हो, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ। 30 को तो बताओ बेटा बाई बैलेंस सीडी क्या आएगा? सर बाई बैलेंस सीडी आएगा 57,000 माइनस 20, 5, 25 माइनस 500 माइनस 6,000 माइनस 2,800। तो कितना आएगा सर? 22,700, है ना? नेक्स्ट क्या है सर अपना? 20, 10, 30, 6, 36, 39,600।
बट मुझे लगता है पेमेंट ज्यादा है सर, बैंक का ओवरड्राफ्ट आ गया, आपने पेमेंट ज्यादा कर दी। देखो आपकी पेमेंट साइड होगी 55,000, है ना। अब आपका बैंक का ओवरड्राफ्ट आ गया सर, टू बैलेंस सीडी आ गया 31st को, आपके बैंक से खर्चा ज्यादा हो गया, आपके बैंक से खर्चा हो गया 55,000 का, और 20 10 30 39,600 माइनस हो जाएंगे, तो 15,400 का ओवरड्राफ्ट हो गया बैंक में आपको, आपका नेगेटिव बैलेंस आ गया बैंक का। ठीक है भाई, नहीं वो अपने आप ही डिनोट करेगा, अगर आपका पेमेंट ज्यादा है तो एक कैश बुक का अगर देखो ना, अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो लिखना नहीं है आपने, आपकी मैडम समझदार है, वो समझ जाएंगी, है ना, पढ़ी लिखी मैडम है। ओके सर, अगले साल मैं भी सोच रहा हूँ किसी स्कूल में चला जाऊं, एक साल मैं भी देखना चाहता हूँ कैसा होता है स्कूल में। हाँ आपने बैलेंस सीधी 2 बार लिखा हुआ है। बिल्कुल, मैंने 2 बार लिखा हुआ, यही तो समझा रहा था, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। इसी बात के तो पैसे हैं बेटा, इसीलिए तो बोलता हूँ, मैंने देखा बेटा, देखो मैंने कैश का तो नॉर्मल करा, अब मैं जब बैंक का करने लगा ना, तो इधर का टोटल आ रहा था 39,600, और जबकि पेमेंट कितनी होगी, आपकी पेमेंट ज्यादा होगी ना, आपके पास बैंक अकाउंट में 39,600 आए थे, जबकि आपने पेमेंट कितनी कर दी, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट आ गया, नेगेटिव बैलेंस आ गया, इसलिए जो बैंक का बैलेंस सीडी निकल रहा है ना, वो इस तरफ निकल रहा है। नहीं समझे बात को, नहीं नहीं मैं फिर भी समझा देता हूँ, क्योंकि कल तुम्हारा क्या है, पेपर, औरों के पास तो मौका है बेटा। बेटा ऐसा हुआ, मैं ऐसे कैश बुक बनाने लगा, इधर का टोटल आया 39,600 और इधर का टोटल आ गया 55,000, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो मैं टू बैलेंस सीडी कैसे कर सकता हूँ, तो सर मैंने ऐसे करा, फिर बस, समझ में तो नहीं आ रही बात। ठीक है भाई, तो ये मेरी तरफ से आपका डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं है। तो पेटी कैश बुक क्या होती है, मेन यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो कैश बुक से आएगा। अब अगर किसी की मैम ही हो बिल्कुल, मतलब ना उल्टी बिल्कुल एकदम कि भाई जिसको मतलब जबरदस्ती बच्चों को परेशान करना है, तो वही मैम जो है वो पेटी कैश बुक से क्वेश्चन देगी, क्योंकि मेन कैश बुक छोड़ के जब नाम ही पेटी है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो पेटी कैश बुक क्या होता है बेटा। देखो भाई, सीधी सीधी बात है बेटा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज करो मेरी कंपनी है कोई, है ना, उस कंपनी में क्या होता है सर, उस कंपनी में एक कैशियर होता है जो कैश बुक मेंटेन करता है। अब सीधी सीधी बात है, तो मैंने प्रैक्टिकली भी ऐसा देखा हुआ है, कई जैसे मेरा एक क्लाइंट है गुड़गांव में, तो क्या है ना, उनका इसका काम है हैंडीक्राफ्ट और ये सारी चीजें, एक्सपोर्ट का काम है, मतलब बेसिकली कपड़े का काम है वहां बहुत ज्यादा। तो क्या होता है, बहुत सारा लेबर वर्क बहुत ज्यादा है वहां, तो आगे उनका ऑफिस है, पीछे फैक्ट्री है, और अकाउंटेंट भी बैठता है वहां। अब होता क्या है, जो मजदूर है वहां पे, वो काम करने आते हैं। अब किसी मजदूर को ना पता चले, उसको बोला जाए इफ्को चौक से ये सामान ले आ, तो आप उसको ऑटो, भाई वो आप कंपनी के काम से जा रहा है ना, अपने पर्सनल काम से तो नहीं जा रहा, आप 10 रुपए ऑटो के जाने के लिए चाहिए, 10 रुपए आने के लिए चाहिए, वो आके ऑफिस में आ जाएगा अकाउंटेंट के पास, भैया 20 रुपए देना, इसलिए मुझे इफ्को चौक जाना है। कोई किसी को पेन खरीदना है, वो आ जाएगा, भैया 10 रुपए देना। किसी को चाय पीनी है, वो आ जाएगा, भैया 5 रुपए देना। तो ना छोटे मोटे खर्चे, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 500 रुपए 300 रुपए, इसके लिए कौन से कैशियर को बार बार परेशान किया जाता है, मेन कैशियर। तो मेन कैशियर का तो काम ही क्या, अकाउंटेंट तो पूरे दिन भर हिसाब मिलाने में रह जाएगा, 500 आए, 200 गए, 300 गए, 200 गए, 20 है, लाख खुले दे, ये दे उधर, तो उसका तो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो पता है क्या किया जाता है, सपोज करो तुम सब मजदूर हो, थोड़ी देर के लिए मान लो है ना, तुम सब मजदूरों फैक्ट्री में काम करते हो मेरे यहाँ। मैंने क्या करा, एक बड़ा मजदूर जो था थोड़ा इसको मैंने 5,000 रुपए दे दिए। मैंने बोला भाई देख, ये जो छोटे मोटे खर्चे होंगे ना, इसके लिए मेरे पास मत आना, 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए, ये 5,000 पकड़, तो इन बाकी मजदूरों को जब भी जो चाहिए होंगे वो दे दियो, और बाद में मेरे को आके क्या दे दियो, हिसाब किताब पूरा पकड़ा दियो। तो अब अगर तुम्हें छोटा मोटा कोई काम करना है, तो तुम मेरे पास नहीं आओगे, तुम अपने सरदार के पास जाओगे, सरदार तुम्हें पैसे देगा, और ये अपने यहाँ पे एक पेटी कैश बुक मेंटेन करेगा, महीने के एंड में आके मुझे बता देगा कि सर ये रहा, आपने 5,000 दिए थे। तो यहाँ दो तरीके से
करा जाता है। एक तो नॉर्मल सिस्टम है, मैं से 5,000 दे दूं, इससे हिसाब ले लूं। एक होता है इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम मतलब मैं से हर महीने 5,000 दूंगा, है ना, फिर ये मुझे खर्चा देगा। तो इस तरीके से हम करते हैं इसको। तो पेटी कैश बुक तो सिंपल है। तो पेटी कैश बुक में कौन बनाता है? पेटी कैशियर बनाता है। पेटी कैश बुक को पैसा कौन देता है? मेन कैशियर। मेन कैशियर किसको देगा? अच्छा, जब कैश बुक अगर पेटी कैशियर को देगा तो यहाँ अपनी पेमेंट साइड लिख देगा, बाई पेटी कैशियर 20,000 रुपए या 10,000 रुपए, जो भी अमाउंट दिया, और पेटी कैशियर उसे अपनी रिसिट साइड ले लेगा। ध्यान रखना, पेटी कैशियर की सिर्फ एक ही रिसिट होगी। किससे? मेन कैशियर से। और कोई रिसिट उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी सर? एक्सपेंस होंगे। समझो ना। तो अब मुझे लगता है यार ये ना सरदार थोड़ा गड़बड़ कर रहा है कुछ कर सकता है गड़बड़। तो सर हम इससे बोलते हैं, देख तू जो कैश बुक बनाएगा ना, उसमें ना एक कॉलम वाइज भी आप, एक तो कैश बुक बनाओगे ना तो उसमें कॉलम वाइज कि तो मुझे ये बताना कि पूरे महीने में तुम्हारा कैरेज में कितना खर्चा हो रहा है, या कार्टेज में कितना खर्चा हो रहा है, कन्वेंस में कितना खर्चा हो रहा है, पोस्टेज में कितना खर्चा हो रहा है, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि यार ये बंदा है ना हर महीने 200 500 800 रुपए खर्च कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है। ठीक है, तो आइए एक बार निकाल लीजिए पेज नंबर 10.28 निकालिए बेटा। सबने निकाल लिया 10.28? तो पेटी कैश बुक क्या आया? पेटी कैश बुक में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, है ना। तो सबसे पहले हमें कितने रुपए मिले बेटा? 5,000 मिले। बताओ किससे मिले 5,000 रुपीज? मेन कैशियर से। तो ये रिसिट साइड, ये रिसिट साइड आ जाएगा। देखो फॉर्मेट नीचे दे रखा है बेटा, देखो फॉर्मेट क्या है, ये आपको रट लेना है फॉर्मेट जिसके भी एग्जाम में आ रहा है। सबसे पहले अमाउंट रिसीव आएगा, फिर एलएफ आएगा, फिर कैश वॉल्यू आएगा, फिर डेट आएगा, पर्टिकुलर का एक ही कॉलम होगा, फिर यहाँ पे वाउचर नंबर और पेमेंट। समझो ना। तो देखो सबसे पहले कितने रुपए मिले बेटा? 5,000 मिले या नहीं मिले? तो टू बैंक करके 5,000 रुपए आ गए पेटी कैशियर के पास। अब ये खर्चे कर रहे हैं। ड्रॉ फॉर पेटी कैश 5,000 रुपए आए। फिर पेड फॉर पोस्टेज तो लिख दिया बाई पोस्टेज 300, बाई टेलीफोन बिल 400, बाई कार्टेज 140, बाई पोस्टेज 200, बाई सैंडरीज 100, बाई स्टेशनरी 300, और जो बचा बेटा वो बाई बैलेंस सीडी कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? फिर कितने रुपए बच गए इसके पास? 3,560। फिर इसे मैंने हर महीने 5,000 पूरे करने हैं, मैं इसको 1,440 रुपए और दे दूंगा, तो इसके 5,000 दोबारा हर महीने इसको 5,000 देने हैं मैंने। तो क्या है, कुछ है क्या पेटी कैश में? फिर दोबारा दूंगा ना भाई, इसको कितने देने हैं मुझे हर महीने? 5। तो इसके पास ऑलरेडी कितने पड़े हुए हैं? तो बाकी कैशियर दोबारा दूंगा ना, जैसे यहाँ ऊपर दिए थे देखो, टू बैंक करके दिए थे शुरुआत में इसको 5,000 देखो। बट अब इस बार 5,000 नहीं दूंगा, इस बार कितने दूंगा? समझो ना। तो हर महीने ऐसे करूंगा। तो ये कौन सी कैश बुक है सर? एटी कैश बुक। कार्टेज और कन्वेंस में डिफरेंस पता है? देखो यहां से उत्तम नगर तुम्हें भेजना है तो कन्वेंस देना पड़ेगा, यहां से उत्तम नगर बोरे को भेजना है कार्टेज। तो कार्टेज और कन्वेंस में ये डिफरेंस है, कन्वेंस में पर्सन जाता है और कार्टेज में गुड्स जाती है। हाँ क्या? फ्रेट भी बेसिकली गुड्स के लिए, फ्रेट भी गुड्स, फ्रेट कार्टेज एक ही चीज है। कन्वेंस जो है वो इंसान की ट्रैवलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। अच्छा सर, तो अब आप बोलोगे ये वाला 10.28। अब आ जाओ भाई, मैं चाहता हूं नहीं, मैं थोड़ा एनालिटिकल बनाऊं। एनालिटिकल मतलब मैं चाहता हूं कि ना मुझे ये पता चले कि पूरे महीने मेरा कार्टेज का खर्चा कितना हुआ है, पूरे महीने मेरा कन्वेंस का क्या खर्चा हुआ है। तो देखो एक अगला है एनालिटिकल कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल में क्या होता है बेटा, सेम इसमें कुछ कॉलम्स ऐड हो जाते हैं, मतलब कार्टेज के, कैरेज के, इनके अलग अलग क्या बनाने पड़ते हैं आपको? कॉलम। एक बात बताओ, अगला इलिस्ट्रेशन देखो, इलिस्ट्रेशन 10। देखो एक बात बताओ, बताओ सबसे पहले कितने रुपए मिले बेटा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन देखो, आंसर मत देखो, मैंने बोला क्वेश्चन देखो। कितने रुपए मिले?
तो 10,000 कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड, रिसिट साइड, है ना, अमाउंट रिसिट। अब आंख बंद करके सारी चीजें लिखनी तो कौन सी साइड है? पेमेंट साइड। तो फिर सर नया क्या है इसमें? नया यह है कि इसमें आप अलग अलग कॉलम बनाओगे। अब आओ आंसर पे, अब आंसर पे आओ। तो देखो सबसे पहले ये नए कॉलम ऐड हो गए जो पिछली कैश बुक में नहीं थे। जब कॉलम ऐड हो जाते हैं तो बेटा इसे क्या बोल देते हैं? एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अगर कॉलम ऐड नहीं होते तो इसे क्या बोलते हैं? तो देखो सबसे पहले मैंने कन्वेंस पे करा, 50 रुपए, एक नया कॉलम बना दिया कन्वेंस का 50 रुपए। फिर बेटा मैंने कार्टेज पे करा 250, एक नया कॉलम बना दिया कार्टेज का। फिर मैंने पोस्टेज करा तो एक पोस्टेज का कॉलम बना दिया। फिर बेटा वेजेस करा तो वेजेस को इसने, क्योंकि वेजेस है ना जनरली सन्ड्री एक्सपेंस, मतलब वेजेस जो है वो बहुत कम देते हैं पैटी कैश में, तो इसने एक मिसलिनियस सन्ड्रीज बना दी। फिर स्टेशनरी दिया बेटा, स्टेशनरी का अलग कॉलम बना दिया। फिर दोबारा कन्वेंस दिया तो कन्वेंस वाले कॉलम में लिख दिया। फिर रिपेयर दिया तो रिपेयर का एक नया कॉलम बना लिया। फिर इसने कन्वेंस दिया तो कन्वेंस में लिख दिया। फिर कार्टेज दिया तो कार्टेज में लिख दिया। फिर पोस्टेज दिया तो पोस्टेज में। फिर कन्वेंस, चल तुम खुद ही देखो फिर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है यार, मतलब कुल मिला के पता क्या है, मुझे ये चेक करना है कि पूरे महीने मेरा पोस्टेज का खर्चा क्या हुआ, कन्वेंस का क्या खर्चा हुआ। नहीं समझ में? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, आ जाओ। हैं? टोटल पेमेंट्स मतलब ये तो टोटल्स हैं, टोटल। आ जाओ, कहाँ है टोटल? ये है ना, किसका टोटल बोल रही हो तुम बेटा? यही तो पेमेंट, तो मेन तो यही है, पेमेंट का ही तो कॉलम है मेन। पीछे भी तो बना था बेटा, ये देखो पेमेंट का कॉलम। इसमें एनालिटिकली ये जो कॉलम ऐड हुए हैं वो नए ऐड हुए हैं ना। कुछ नहीं है, ये फॉर्मेट का पार्ट है, नथिंग। इसको आपने रट लेना है, इसमें लिखना कुछ नहीं है आपने, फॉर्मेट बनाने। जैसे एलएफ में हम कुछ लिखते नहीं ना, वाउचर नंबर, मतलब कि हमने पेमेंट करी होगी तो वाउचर बनाया होगा तो उसका नंबर, बट आप याद कर लेना, लिखा तो है फॉर्मेट यहाँ पे। आ जाओ एक बार, ये क्वेश्चन नंबर 12 में सस्ते में करा रहा हूँ। सस्ते मतलब मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। सबसे पहले रिसिट था, फिर जो भी थे ये नंबर आप लिख लेना, फिर डेट में अमाउंट, इधर ध्यान देना भाई, पर्टिकुलर तो मैंने बनाया नहीं। अभी हो गया खत्म। आ जाओ भाई, तो बताओ कितने रुपए रिसीव हुए हमें, सबसे पहले बताओ 1 अप्रैल को कितने रुपए रिसीव हुए, जल्दी से बताओ। पेज नंबर 10.42, क्वेश्चन नंबर 12। 20,000 रिसीव हुए, तो 20,000 रिसीव हुए 1 अप्रैल को। एनालिटिकल है ना। सबसे पहले 20,000 रुपए गए मेरे पास, 20,000 रुपए आए। अब बताओ सबसे पहले मैंने किसके लिए पे करा बेटा, तो क्या लिख दूं यहाँ पे, कौन सी डेट को? मैं डेट वेट नहीं डाल रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। बाई पोस्टेज बताओ कितना है? 1,000। तो फिर क्या करूंगा, मैं एक नया कॉलम बना दूंगा, किसका? पोस्टेज का। ये क्यों बना रहा हूं सर? सर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि पूरे खर्चे महीने में मेरे बाकी खर्चे कितने हो रहे हैं। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है, जल्दी से बताओ। मैं अभी, मैं बता रहा हूं, मैं डेट को इग्नोर कर रहा हूं। बाई स्टेशनरी बताओ कितना है? तो ये सीधा सीधा एक नया कॉलम बना लूंगा स्टेशनरी का, 1,000। नेक्स्ट बोलो, वेजेस, तो बाई वेजेस कितना है? 800, एक मिसलीनियस का बना लूंगा, या सन्ड्री का आप बोलोगे 800। नेक्स्ट बोलो, वेजेस को हमेशा मिसलीनियस खर्चे बोला जाता है, नहीं। कन्वेंस, तो बाई कन्वेंस, सॉरी बाई कैरेज, तो बाई कैरेज कितना है जल्दी से बताओ। क्या कैरेज का कॉलम बना हुआ है अभी तक? हमारा नहीं बना हुआ है, तो कैरेज का बना लो एक कॉलम, 600। नेक्स्ट क्या है जल्दी से बताओ। फिर दोबारा कन्वेंस, बाई कन्वेंस, तो बताओ कितना है कन्वेंस? 800, 880। तो एक नया कॉलम बना लो कन्वेंस का, 880। नेक्स्ट क्या है जल्दी से बताओ। ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो सन्ड्रीज में चला जाएगा, ये बाई ट्रैवलिंग, इसका अलग से नहीं बनाना, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस बड़ा खर्चा होता है, छोटा मोटा कभी बार कभी कभार देना पड़ता है।
मसली मिसलिनियस में चला जाएगा। अब बट अगर आप बनाना भी चाहो ना, कोई ऐसी कोई आप चाहो वेजेस का भी अलग बना लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ऑफिस क्लीनिंग, तो बाई ऑफिस क्लीनिंग ये भी कहा जाएगा मिसलिनियस। कितना है 400, तो ये मिसलिनियस में लिख दो। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है? कुरियर कहाँ आएगा बताओ सर? सन्ड्रीज नहीं, कुरियर कौन सा खर्चा होता है बताओ जल्दी से? पोस्टेज का ही तो होता है भाई, कुरियर आपका पोस्टेज ही तो है भाई। अगर आप सरकारी से भेज रहे हो तो पोस्टेज है, वही चीज आप प्राइवेट से भेज रहे हो तो कुरियर है। बताओ कुरियर का खर्चा कितना है? तो वो कहाँ आ जाएगा आपका? पोस्टेज। क्या दोबारा बनाने की जरूरत है? नहीं, तो ऑलरेडी बना हुआ है तो जिस चीज का। नेक्स्ट क्या है? तो अगेन दिस इज पोस्टेज भाई। सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड का मतलब हमने फिर वही बाई पोस्टेज। बताओ कितना है? 1। तो इसको भी कहाँ लिख देंगे? बस अब बाई बैलेंस सीडी निकाल लेंगे जो बचेगा। तो सर इन कॉलम्स का क्या? ये कॉलम एनालिटिकल है, ये हमें देखो कि हम इससे हमें आइडिया लगेगा कि हर महीने हमारा पोस्टेज में इतना खर्चा होता है, कोई कैरेज में इतना होता है, कन्वेंस में इतना होता है। इससे क्या होता है, जो मेन कैशियर होता है ना, कभी अगर ये खर्चा बढ़ गया ना, एकदम उसका दिमाग ठनक जाएगा। अरे यार ये तो हर महीने 200-500 होता था, इस महीने 1500 कैसे हो गया? तो क्वेश्चन रेस कर सकता है ना। तो इसलिए एनालिटिकल बनाते हैं। ये कॉलम बनाने का और कोई पर्पज नहीं है। हाँ, वाउचर तो हर चीज का बनता है। सर मैं यहाँ पे लास्ट में 2 टैक्स अकाउंट लिखा बैंक होता था। कहाँ पे? ये ट्रांसफर है ये 10 पॉइंट। तो इन्होंने कैश दिया, चेक से नहीं दिया है, कैश दिया है भाई। उन्होंने वहां चेक से दिया होगा, यहाँ उन्होंने ये माना है कैश लिखा है। भाई आप पेमेंट कर रहे हो सामने वाली पार्टी को, अगर वो बोल देता है चेक से पेमेंट कर रहा है, भाई मैं इसको पैसे दूंगा। मैं इसको दो तरीके से पैसे दे सकता हूँ, ये पेटी कैशियर है, इसको चेक से भी पैसे दे सकता हूँ, कैश से भी दे सकता हूँ। ले ले अभी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ मूविंग टुवर्ड जीएसटी आने से काफी तो ये तुम्हारे लिए भी गब्बर सिंह हो गया, क्योंकि तुम्हें तो फालतू का एक टॉपिक बढ़वा दिया मोदी जी ने। पहले नहीं था ये, 2017 से पहले, है ना? तो 2018 के बाद तुम्हारे लिए भी गब्बर सिंह टैक्स एप्लीकेबल हो गया। तो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा कितने टाइप के टैक्स होते हैं आपको पता है, बस मैं बता रहा हूँ। आप आई नो वेरी वेल कि आप बहुत इंटेलिजेंट है। देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस पे लगता है उस वही उसका बर्डन बियर करता है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आप पे लगता है और उसका बर्डन आप ही बियर करते हो। बट दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि लगता किसी पे, बर्डन कोई और बियर करता है। जैसे मोदी जी ने मेरी गर्दन पकड़े हुए, विपिन क्या कर रहा है? मैं मोदी जी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। बोला बेटा ये तो एक तो सर्विस दे रहा है। मैं हाँ सर्विस दे रहा हूँ। बोला सुन बच्चों से कितनी फीस लेता है? मैं मोदी जी मैं ना 10,000 फीस लेता हूँ। मोदी जी ने बोला सुन आज के बाद तू 10,000 नहीं लेगा। मतलब बताओ मोदी जी क्या करना है, कैसे लेना, आप बताओ। मोदी जी ने बोला तू 10,000 तो अपने लेगा, साथ साथ में 1,800 रुपए हमारे भी लेगा। तो अब तू अपने स्टूडेंट से जो फीस लेगा उसमें 18% जीएसटी कलेक्ट करके जमा करा है, 11,800 लेगा। तो एक बात बताओ, टैक्स किसके ऊपर लग रहा है? पर मैं क्या खुद पे कर रहा हूं? नहीं, मैंने वो तुमसे कलेक्ट किया और किसको जमा करा दिया। तो मैं तो एक तरीके से मीडिएटर हूं। मोदी जी सीधा तुमसे नहीं ले रहे टैक्स। इनकम टैक्स तो सीधा हर बंदे से लिया जाता है। अब जीएसटी पता है क्या है? जीएसटी में बड़ी दिक्कत आ गई। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था बेटा, थोड़ा बैकग्राउंड बता दो इसका। एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विसेज। एक होता है गुड्स और एक क्या होता है? तो हमारा ना कोई भी लॉ बनता है तो लॉ जो बनता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले पावर थी ना, वो गुड्स पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को थी। गुड्स पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है? जबकि सर्विसेज पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी? जीएसटी। अब जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? जीएसटी आने में सबसे बड़ी समस्या यही थी
कि भाई सेंट्रल तो गुड्स पे टैक्स ही नहीं लगा सकती, गुड्स पे किस पे राइट है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, 101 अमेंडमेंट थी जीएसटी के लिए। पहले संविधान को बदला गया और वहां पे पावर दी गई किसको, गुड्स पे टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई और सर्विसेज पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। तब जाके एक नया टैक्स लॉन्च हुआ जिसका नाम हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। समझ हो ना। तो जीएसटी आने से कुछ अपने फायदे हुए। पहले क्या होता था मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैं एक एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। पहले क्या होता था, एक दिल्ली का बंदा है, उसने माल मुंबई बेचा। जरा बात को समझना, समस्या क्या थी, क्यों जीएसटी आया। दिल्ली का बंदा 100 रुपए का माल मुंबई बेच रहा है, तो वो 100 रुपए तो लेगा ही लेगा, साथ में जीएसटी जो भी टैक्स लेगा, उसका नाम उस टाइम पे होता था सेंट्रल सेल टैक्स होता था, तो 18 रुपए लेगा। तो अब टोटल कितना हो गया, समझ गए ना। तो ये हो गया। अब वो इसमें ये 100 की चीज को 100 में बेचेगा क्या, नहीं, तो उसको वो थोड़ा महंगे में बेचेगा, है ना। तो पता चले वो 118 रुपए में खरीद रहा है ना, तो अब उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, फिर वो इसमें अपना मार्जिन ऐड करेगा 50 रुपए। कितना मार्जिन ऐड करेगा, 50 रुपए ऐड करेगा अपना मार्जिन। तो अब उसकी टोटल क्या हो जाएगी। अब वो कितने बेचेगा, वो इसमें टैक्स लगाएगा दोबारा। सपोज करो 10% टैक्स लगाता है, थोड़ी देर के लिए सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ, वो 10% टैक्स लगाता है, तो मतलब 17 रुपए और टैक्स लगेगा। तो कस्टमर को ये चीज कितने मिलेगी, ये चीज कस्टमर को कितने रुपए में मिलेगी बेटा। बट अब जीएसटी आने के बाद पता है गवर्नमेंट, पता है क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है क्योंकि अब पूरा देश का एक ही टैक्स हो गया। पहले तो हर स्टेट का अपना अलग अलग होता था, दिल्ली का अलग है डी वैट, महाराष्ट्र का अलग है एम वैट, हरियाणा का अलग है एच वैट, राजस्थान का अलग है राजस्थान वैट, हर स्टेट का अपना अलग अलग वैट होता था। पर जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, जीएसटी आने के बाद सरकार ने बोला दिल्ली से मुंबई माल बेच रहे हो ना कितने रुपए में, सरकार ने बोला जो 18 रुपए आप टैक्स पे कर रहे हो ना, आप इसे कॉस्ट मत मानो, इसका हम आपको क्रेडिट अलाउ करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट अलाउड करेंगे। आप अपनी कॉस्ट, आप बेशक आप 118 रुपए पे कर रहे हो, पर हम इस 18 का आपको क्या देंगे, तो आप है ना अपनी कॉस्ट कितनी मानो, 100। तो मेरी कॉस्ट है 100, अब मैं अपना कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना चाह रहा हूं, 50। तो अब मुझे कितने कस्टमर को मैं कितने में बेचूंगा, कस्टमर को मैं कितने में बेचूंगा। और अगर मैं इसमें टैक्स भी लगाता हूं ना कितना परसेंट, अगर मैं इसमें टैक्स लगाता हूं कितना परसेंट, सर 10%, 15 रुपए, तो ये चीज कस्टमर को कितने की पड़ेगी। देखो पहले कस्टमर कितने रुपए पे कर रहा था इसी चीज के लिए, अब इसी चीज के लिए कस्टमर कितने रुपए पे कर रहा है, बताओ कस्टमर का फायदा हुआ नहीं हुआ। अब आप बोलोगे सर ये क्रेडिट कैसे मिलेगा, अब गवर्नमेंट बोलती है, आप पहले आप गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा करा रहे थे, ये गवर्नमेंट को 18 रुपए जमा करा रहा था, और ये गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा करा रहा था, 17 रुपए। अब बताओ ये गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा कराएगा, ये तो अभी भी गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा कराएगा, पर ये गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा कराएगा, ये गवर्नमेंट को जमा कराएगा, ये बोलेगा देखो 15 माइनस 18, कुछ भी नहीं जमा कराएगा, उल्टा भी 3,003 रुपए गवर्नमेंट से वापस भी ले सकता है, ये जमा कुछ भी नहीं कराएगा। क्योंकि ये जो है ना, ये 18 रुपए का आपको क्या मिलने लग गया सर, क्रेडिट। तो ये खर्चे का पार्ट, पहले क्रेडिट क्यों नहीं मिलता सर, सर ओल्ड सिस्टम में ही क्रेडिट दे देते थे। सर ओल्ड सिस्टम में क्रेडिट दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि दिल्ली का महाराष्ट्र सरकार से कोई कनेक्शन था ही नहीं। बट जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, वन नेशन वन टैक्स, पूरे देश में एक ही आपका जीएसटी नंबर है, तो उससे ट्रैकिंग आसान होगी। तो एक बात बता दूं, तो जीएसटी आने से इसको बोलते हैं, जो आपके बुक्स में इसको लिखा होगा कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब जो टैक्स पे टैक्स लगता था ना, वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो सर जीएसटी किस पे लगता है, इन टोटली जीएसटी गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। सर गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं, आप गुड्स बेच रहे हो, गुड्स तो सबको पता है, सर्विसेज क्या होती है, जैसे मैंने अपना घर किसी को किराए पे दिया, इट्स अ सर्विस।
तो रेंट पे भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। भाई आप टेलीफोन का बिल पे करो, एयरटेल वाले आपको टेलीफोन सर्विसेज दे रहे हैं, उस पे भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है, क्योंकि वो एक सर्विस है। ऐसे बेटा किसी ने आपको एक ब्रोकर ने ना आपको घर दिलाया, तो आप उसे कमीशन दोगे या नहीं दोगे, तो वो भी सर्विस है, तो उस पे भी जीएसटी लगेगा। सर क्या इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी लगता है, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, शराब को भी दूर रखा है जीएसटी से, क्योंकि सस्ती हो जाएगी ना। शराब पे अभी दो दो टैक्स लगते हैं, देश में सबसे ज्यादा अल्कोहल पे टैक्स लगता है, क्योंकि उसमें स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और सेल सर्विस टैक्स भी लगता है ना, तो इसलिए उनको दूर रखा गया। बाकी सारी सर्विसेज पे आपका क्या लगता है, सर पोस्टेज पे लगता है क्या, बिल्कुल लगता है। आप स्पीड पोस्ट जो कराते हो ना, कुरियर जो कराते हो, कुरियर और स्पीड पोस्ट, ये इन पे भी जीएसटी लगता है। तो अब एक बार नोट्स देखिए आप, मैं ज्यादा नहीं समझाना चाह रहा हूं, मैं सीधा सीधा मुद्दे पे आ रहा हूं, क्योंकि बैठने के लिए तो मैं इस पे 4 घंटे का भी डिबेट कर सकता हूँ, ठीक है, हैं? तो मैं भी नहीं मिले, अरे जर्नल के नोट्स तो मैं बहुत पहले दे चुका हूँ यार तुम्हें। नहीं ये लेटेस्ट तो ये था बेटा, इनको जर्नल भी नहीं मिला था, ये जर्नल के नोट्स में लास्ट में बेटा जीएसटी का। हाँ तो आ जाओ भाई, सबसे पहले टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बेटा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें ना, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है बेटा, इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है बेटा, जिस दिन जीएसटी आया था उस दिन के नोट्स के हिसाब से था, आज तो स्टेट कम हो चुके हैं और यूटी बढ़ चुकी हैं, तो इससे ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आ जाओ पीछे, सीधा पेज पलटो, लास्ट पेज पे आओ। इस चीज को मैं बता देना चाहता हूं, मेन यही है बेटा, आपको ये चीज समझनी है, आपने ध्यान रखना। देखो भाई, जो सप्लाई होती है ना, सप्लाई का मतलब जब आप किसी को गुड्स बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो, दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंट्रा स्टेट और एक होती है इंटर स्टेट। दूसरी कौन सी होती है, इंटर स्टेट। एक होती है इंट्रा स्टेट और एक होती है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट क्या होता है, देखो दिल्ली का बंदा दिल्ली में माल बेच रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा। दिल्ली का बंदा दिल्ली में माल बेचता है तो उसे क्या बोलते हैं, बट दिल्ली का बंदा नोएडा में माल बेच रहा है, इंटर होगा इंट्रा होगा, स्टेट बदल गया सर। मत देखो कि नोएडा तो ये रहा आप स्टेट देखो, दिल्ली दिल्ली है, नोएडा यूपी है। तो अगर दिल्ली का बंदा नोएडा बेच रहा है ना, तो वो इंटर स्टेट है। जब विद इन स्टेट होती है ना, जब विद इन स्टेट होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा। और जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट हम सेल करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटर। तो इंट्रा क्या होता है, जब विद इन स्टेट सेल करते हैं, और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं तो। अब गवर्नमेंट ने पता बड़ा स्ट्रिक्ट रूल रखा, बोला जब आप इंट्रा स्टेट करते हो ना, जो भी आपका टैक्स रेट है ना, सपोज करो आपका टैक्स रेट है 10%, अब वो गुड्स वाइज डिफर करता है, किसी गुड्स पे 10 भी है, किसी पे 5 भी है, किसी पे 8 भी है, अब वो टैक्स रेट जो है ना वो हाफ हो जाएगा। 5% को हम बोल देंगे CGST और 5% को हम बोल देंगे SGST। तो सर थोड़ा मैं इस पे भी बताना चाहूंगा अभी थोड़ी देर बाद। अगर आपका इंटरस्टेट है तो एक ही टैक्स लगेगा जिसका नाम होगा इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, पूरा का पूरा 10%। देखो भाई ध्यान से समझना, आप बात को समझना, क्योंकि पूरा देश का टैक्स सिस्टम एक हो रहा था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, 3 एक्ट बनाए। एक तो बनाया सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और हर एक स्टेट ने अपना अलग अलग बनाया। जैसे दिल्ली ने बनाया दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स, महाराष्ट्र ने बनाया महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भाई गुजरात ने बनाया गुजरात गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हर स्टेट ने अपना अलग अलग टैक्स का एक्ट बनाया, है ना। तीसरा क्या था सर हमारा, तीसरा था सर हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जरूरत पड़ी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जाएंगे, तो उसके लिए भी तो कोई हमारे पास पहले भी तो नहीं था ना, तो उसके लिए एक नया एक्ट बनाया गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, फिर सर यूटी भी तो है देश में बहुत सारी,
है ना। तो यूटी के लिए एक और टैक्स बनाया गया, यूटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। अब ध्यान रखना, दो यूटी, एक तो दिल्ली, दिल्ली क्या है सर, यूनियन टेरिटरी है, पर ध्यान रखना जीएसटी के लिए दिल्ली यूटी नहीं है, जीएसटी के लिए यूटी क्या है, स्टेट है, क्योंकि दिल्ली की ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। आपको पता है चंडीगढ़ में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, चंडीगढ़ का, दमन एंड द्वीप का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, पर दिल्ली में क्या है। तो दिल्ली वैसे तो क्या है, यूटी है, पर जीएसटी के पर्पज से आपने उसे क्या मानना है, स्टेट। समझो ना। ऐसे ही दूसरा है बेटा पौंडीचेरी, नाम सुना होगा, पुडुचेरी, है ना, पौंडीचेरी, जैसे भी आप जिस नाम से भी जानते हो, अगर इफ यू आर साउथ तो आप पुडुचेरी के नाम से जानते होगे, इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हमारी तरह तो हम पौंडीचेरी। तो सर पौंडीचेरी भी एक यूटी है, पर अगेन जीएसटी के लिए वो भी क्या है, स्टेट है। क्यों, क्योंकि उसकी भी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। और एक नया नया हमारा देश का नया यूटी, J&K, अगेन वो भी वैसे यूटी है, पर फॉर द पर्पज ऑफ उसको क्या मानेंगे, चलो। तो देखो, दिल्ली से दिल्ली में माल बेचोगे तो कौन सा टैक्स लगेगा सर, इंट्रा है तो सीजीएसटी लगेगा, और अगर दिल्ली से गुड़गांव माल बेचोगे तो, अच्छा मैं बोलता हूं चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, बताओ कौन सी होगी, कौन सा टैक्स लगेगा फिर, बस यही गड़बड़ कर दी तुमने, सीजीएसटी तो सही बोला, पर यहां तो यूटी है ना, तो यहां लगेगा यूटी जीएसटी। भाई देखो ना, स्टेट वाले स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी वाले यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो विद इन स्टेट हो रही है तो वहां कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी। कौन सा टैक्स लगता है, अभी इधर है ना एक स्टेट से आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो नोट्स निकालिए जरा। तो देखो जैसे मैंने बताया, विपिन दिल्ली का है, ऊपर एक फिगर दे रखे ना, देखो ऊपर एक विपिन दिल्ली का है, एक अमन है वो भी दिल्ली का है, तो उसको जो सेल करेंगे वो कौन सी सेल होगी सर, इंट्रा। कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पे, सीजीएसटी एसजीएसटी। बट अमन ने गुड्स बेची हरियाणा वाले को, मिस्टर एक्स हरियाणा में रहते थे, तो इसे कौन सा बोलेंगे भाई, दिल्ली का बंदा हरियाणा में सेल कर रहा है तो कौन सा बोलेंगे, इंटरस्टेट। अच्छा, फिर हरियाणा वाले ने ना, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बेचा, ठीक है, वो भी कहाँ का था, हरियाणा का था, वो भी क्या कहलाएगा, इंटरस्टेट। ठीक है, फिर हरियाणा वाला चंडीगढ़ वाले, छोड़ो इसको, हरियाणा वाला चंडीगढ़ वाले को बेच रहा है, बताओ कौन सा होगा, हरियाणा का बंदा चंडीगढ़ वाले को गुड्स बेच रहा है, हरियाणा का बंदा है और चंडीगढ़ वाले को गुड्स बेच रहा है, जल्दी से बताओ क्या हो, इंट्रा या इंटर, छोड़ दो उसको, मैं यहां बोल रहा हूँ, वहां गलत लिखा है, इग्नोर इट, हम यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर, हाँ? इंट्रा क्यों, बस यही तो गड़बड़ है। तो भाई हमें नहीं देखना हो कैपिटल कुपिटल, चंडीगढ़ अलग है, हरियाणा इंट्रा है, ये आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि इंटर, सॉरी इंटर है, आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि हरियाणा अलग है, चंडीगढ़ चाहे वो कैपिटल है, फिर तो हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ सब एक ही हो गया, हाँ, क्योंकि तीनों स्टेट आपस में लिंक हो गए ना भाई। चंडीगढ़ एक जो है वो है क्या, चंडीगढ़ एक अलग से यूटी है, समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो, चंडीगढ़ क्या है सर, तो ना वो पंजाब का पार्ट है ना वो हरियाणा का पार्ट है, वो एक अलग से आइडेंटिटी रखता है अपनी, ठीक है। तो अगर हरियाणा से चंडीगढ़ बेच रहे हो तो इंटर, अच्छा चंडीगढ़ से चंडीगढ़ बेच रहे हो तो इंट्रा, चंडीगढ़ से गुरदासपुर बेच रहे हो तो पंजाब में है गुरदासपुर, इंटर होगा, समझो ना। चलो आओ एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो एज्यूम इंटरस्टेट सेल में हम जीएसटी का रेट 18% मान रहे हैं, तो बेटा अगर स्टेट होगा तो 9% सीजीएसटी होगा, 9% एसजीएसटी होगा, अगर यूनियन टेरिटरी होगी तो 9% सीजीएसटी होगा, 9% यूटी जीएसटी होगा। बट अगर इंटरस्टेट सेल होगी तो हमने क्या मानना है,
आईजीएसटी मानना है। तो देखो जरा ध्यान से नीचे बताओ, 18% रेट के हिसाब से बताना है। नजफगढ़ टू रजौरी गार्डन, इंटर या इंट्रा? अब ये बोल रही है सर नजफगढ़ कहाँ है? बेटा नजफगढ़ कहाँ है? दिल्ली में। रजौरी गार्डन कहाँ है? दिल्ली में। तो नजफगढ़ टू रजौरी गार्डन जा रही है, तो हमारा जो रेट लगेगा वो क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, नॉब सीजीएसटी और एसजीएसटी। नजफगढ़ टू नोएडा 18% आईजीएसटी। नोएडा टू गाजियाबाद इंट्रा, क्योंकि नोएडा भी यूपी में है, गाजियाबाद भी यूपी में है, तो 9% लगेगा। उत्तम नगर टू गुड़गांव इंटर, क्योंकि गुड़गांव हरियाणा हो गया। गुड़गांव टू रोहतक, हरियाणा में है रोहतक? रोहतक नहीं पता? अच्छा, गुड़गांव भी हरियाणा में है और रोहतक भी हरियाणा में है, तो ये भाई इंट्रा स्टेट हो गई, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। नोएडा टू लखनऊ बताओ, बहुत दूर है, 400 किलोमीटर दूर है, 400 किलोमीटर दूर है नोएडा। अरे ये रहा नोएडा, वो रहा लखनऊ। सर इंट्रा है, यूपी है। अच्छा दिल्ली टू लखनऊ, क्योंकि दिल्ली अलग है, लखनऊ अलग है ना। लखनऊ टू हैदराबाद इंटर। हैदराबाद टू सिकंदराबाद बताओ भाई, सर पता ही नहीं हमें। हैदराबाद टू सिकंदराबाद क्या है? तुम्हें नहीं पता बेटा, इस देश में दो ही तो ट्विन सिटी हैं। दो ट्विन सिटी कौन सी है बताओ? और दूसरी बता दे फिर। ट्विन सिटी देश में दो ही हैं, एक दिल्ली नई दिल्ली और दूसरा हैदराबाद सिकंदराबाद। तुम्हें पता है न्यू दिल्ली और दिल्ली को ट्विन सिटी बोला जाता है, और ऐसे ही हैदराबाद सिकंदराबाद भी ट्विन सिटी है। तो ये थोड़ा जीके भी स्ट्रांग रखा करो, है ना। ट्विन सिटी का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में दो है, नई दिल्ली दिल्ली और है ट्विन सिटी। ट्विन का मतलब क्या होता है? अरे अभी मुझे एक एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा भाई साहब, मैं तुझे वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अरे नहीं यार, तेरे ना अभी मैं वो बोलता ना, मैं तेरे को बहुत जबरदस्त रहता, अभी सोच रहा हूँ। चलो हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों ही कहाँ है सर? स्टेट बताओ कौन सा है? तेलंगाना। तो दोनों ही तेलंगाना के हैं स्टेट, हैदराबाद सिकंदराबाद। हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना ही है, सॉरी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की नहीं, सॉरी गलत बता रहा हूं मैं, नहीं सही बता रहा हूं। अच्छा, आंध्र प्रदेश की वो अमरावती डेवलप हो रही है अभी। ओके बताओ, सिकंदराबाद टू मुंबई इंटर है, दोनों अलग स्टेट है। मुंबई टू थाने इंट्रा, मुंबई थाने दोनों आसपास ही है ना, सुना नहीं है थाने की पुलिस? तो बस समझ गए, नहीं समझे? तो अब आ जाओ भाई, अब इधर ध्यान देना, अब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोर्ड पे समझा रहा हूं। देखो भाई, अब जरा इधर ध्यान देना भाई। जीएसटी बड़ा आसान है सर। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जीएसटी में आपको क्रेडिट मिलता है। क्या मिलता है? जब आप गुड्स खरीद रहे हो, तो जो आप जीएसटी पे कर रहे हो, उसको आपको जब गवर्नमेंट को जमा कराना है ना, तो आपको उसका क्या मिलता है सर? उसका आपको क्रेडिट मिलता है। तो जब आपको उसका क्रेडिट मिलता है ना, तो आपके लिए क्या है सर? वो असेट्स है। क्या है आपके लिए? क्योंकि आपको बाद में गवर्नमेंट को उतने रुपए कम जमा कराने। भाई सपोज करो मिस्टर एक्स ने 100 रुपए की गुड्स परचेज करी, है ना। मिस्टर एक्स ने कितने गुड्स परचेज करी? किससे? मिस्टर पी से। और इस पे कितना जीएसटी पे करा सर? 10% जीएसटी पे करा। अब वो इंट्रा इंटर क्या होगा वो आप बता सकते हो कि भाई आईजीएसटी लगेगा। मैं अभी सिर्फ वर्ड क्या यूज करूंगा? जीएसटी। वो आपको पता है, अगर आप दिल्ली से ही खरीद रहे हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी, बट अगर आप कहीं बाहर से खरीद रहे हो तो आईजीएसटी, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो मैंने मिस्टर एक्स से, जैसे मैंने आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, मिस्टर एक्स ने परचेज करी है गुड्स पी से 100 रुपए की, और उसमें क्या पे करा? जीएसटी। और फिर मैंने सेल कर दी वाई को कितने रुपए में? 150 रुपए में। तो बेटा मैं सबसे पहले मैं क्या एंट्री करूंगा एक्स की बुक में? देखो भाई, मैं सबसे पहले गुड्स खरीदूंगा, तो अभी सभी बच्चों को मालूम है डेबिट क्या होगा बताओ? परचेज तो डेबिट होता ही होता था। अब सर परचेज के अलावा मैंने टैक्स भी तो दिया होगा ना। कितना टैक्स दिया गया होगा? ध्यान रखना बेटा, जब मैं खरीदता हूं ना गुड्स, उस टाइम पे जो मैं टैक्स देता हूं उनको हम कौन सा जीएसटी बोलते हैं? इनपुट असेट्स होता है वो। क्या बोलते हैं उसे?
तो हम यहां लिखेंगे इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। अब आप बोलोगे सर ये इनपुट जीएसटी लिख दिया आपने। अब मैं बोलता हूं अगर मैंने दिल्ली से खरीदा होता तो मैं यहां क्या लिखता, इनपुट सीजीएसटी 5 और इनपुट एसजीएसटी 5। अगर यही चीज मैंने हरियाणा से खरीदी होती तो इनपुट आईजीएसटी। वो समझ गए ना, मैं अभी सिर्फ एंट्री में आपको ये समझा रहा हूं, जीएसटी को आपने डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी असेट्स है। सर आप ये 10 रुपए दे रहे हो, ये आपके लिए असेट्स है, ठीक है। टू टू पी, तो आप मिस्टर पी को कितने रुपए दोगे सर? सर आप मिस्टर पी को दोगे 110 रुपए। सर ये अभी तक हम क्या एंट्री करते थे? अभी तक हम एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू पी, बट अब मैं एंट्री क्या करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू पी। अच्छा, ये फिर मैंने किसको बेच दिए सर? ये गुड्स मैंने वाई को बेच दिए, और वाई को 150 प्लस जीएसटी में बेचे। वाई को ये गुड्स मैंने कितने बेचे? 150 प्लस जीएसटी। तो आइए देखते हैं, तो एंट्री क्या होगी सर? वाई को मैं 150 प्लस जीएसटी में बेच रहा हूं, 150 प्लस 10% जीएसटी कितना होगा? 15। तो वाई को यही गुड्स में कितने बेचूंगा? तो वाई अकाउंट डेबिट कितना होगा सर? टू सेल्स कितना? टू आउटपुट जीएसटी 15। टू आउटपुट जीएसटी कितना होगा सर? वेट करो बेटा, अभी सबके डाउट बताता हूं, एक बार कर लेना, है ना। तो देखो, जब भी आप खरीदोगे तो आपके लिए जीएसटी असेट्स है, और जब आप पे करोगे, अब मैंने तुम्हें बेचा भाई, मैंने, अब मेरे को लाइबिलिटी है ना, ये 15 रुपए मेरे थोड़ा ना है, ये 15 मुझे किसको देने हैं भाई? मैंने जैसे अभी तुम्हें एग्जांपल बताया था ना, मैंने 10,000 अपनी फीस ली, 1800 गवर्नमेंट के ले लिए। सेम ऐसी मैंने गुड्स कितने में, मैं 150 में बेच रहा था, बट 150 में मैंने आपसे 15 रुपए टैक्स कलेक्ट किया, तो मैंने आपसे टोटल 165 लिए। ये 165 मैं कहां जमा कराऊंगा? गवर्नमेंट के पास जमा कराऊंगा। तो जब मैं गवर्नमेंट के पास जमा कराऊंगा बेटा, तो क्या होगा बताओ? तो सर जब आप गवर्नमेंट के पास जमा कराओगे तो ये 15 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने हैं, दिस इज योर आउटपुट। पर एक बात, आप 15 दोगे क्या? अभी तो बताया था मैंने, मैं बोलूंगा देख 15 में से तो 10, तो मैं नेट गवर्नमेंट को कितने रुपए दूंगा? 5। तो पता क्या एंट्री होगी? आउटपुट आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 15 टू इनपुट जीएसटी, क्योंकि ये मेरी असेट्स थी ना 10। तो नेट मेरी तरफ से सरकार को कितने की पेमेंट जाएगी? 5। मतलब कुल मिला के एक बात बोलूं, परचेज सेल में एक नया टंटा ऐड हो जाएगा, क्या? जीएसटी। अगर दिल्ली दिल्ली से खरीदा है, बट अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिजनेसमैन कहाँ का है? खरीद। अच्छा, अगर कुछ नहीं बोला, लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तब तो दिल्ली से ही खरीदा होगा, ऐसे थोड़ा ना कैश लेके घूमते घूमते चले गए होंगे नोएडा, है ना। अब आपका जनरल सेंस है ना, लिखा है पेड पेड फॉर स्टेशनरी 200। अब स्टेशनरी जीएसटी में कवर होता है, पेन पेंसिल। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन में बताया नहीं है कि ये कहाँ से खरीदा है। अरे भाई, अपने आसपास की दुकान से खरीदा होगा। मैं थोड़ा ना यहाँ से नोएडा जाऊंगा स्टेशनरी खरीदने, गुड़गांव जाऊंगा, अपना जीएसटी नंबर दूंगा, भाई आई जीएसटी लगाइयो है ना भाई। यहीं जाके जब नहीं दिया दिया है तो फिर आप बोलोगे। देखो, अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं करा है तो ऑलवेज एज्यूम इंट्रा। बात समझ में तो नहीं आ रही? आप बताओ वाई क्या करेगा? वाई क्या करेगा बताओ? वाई ने गुड्स किससे खरीदी? एक्स से। तो वाई क्या एंट्री करेगा? देखो, उसने ये जो सेल वाली एंट्री हमारी यहां हुई है ना, ये उसके लिए कौन सी वाली एंट्री हो जाएगी? परचेज। उसने 150 की गुड्स परचेज करी, तो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट 150 इन। अब उसके लिए क्या हो जाएगा? ये इनपुट जीएसटी 2x। उसके लिए तो जो हमने जो एक्स की सेल की एंट्री है, वो वाई के लिए कौन सी एंट्री हो जाएगी? परचेज। अब आगे देखो, वाई ने यही गुड्स कस्टमर को बेच दिए कितने रुपए में? 250। तो मतलब कस्टमर को 250 में तो नहीं बेचे होंगे, 250 प्लस, मतलब 250 प्लस, तो मतलब 25 रुपए हो गया ना। तो मतलब मैं कस्टमर से कितने रुपए लूंगा बताओ? जिसमें टू सेल्स कितना होगा, और टू कस्टमर, टू जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। तो एक बात बताऊं, 20। आप बताओ,
अल्टीमेट बर्डन कौन बियर कर रहा है इस जीएसटी का? 25 रुपीज कस्टमर को देना पड़ रहा है। अच्छा, ये गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा कराएगा? 25 माइनस 15, 10। तो ये एंट्री क्या करेगा? आउटपुट जीएसटी 25 टू इनपुट जीएसटी 15 टू बैंक। समझ में तो नहीं आई बात? सर बात समझ में आई या नहीं आई? देखो भाई, सीधी बात, नो बकवास। बकवास तो बिल्कुल करनी ही नहीं है सर। हम आपको सीधा सीधा समझा रहे हैं सर, है ना। हमने आपको बताया कि भाई देखो, जब आप खरीदते हो ना, तो जीएसटी हमारे लिए क्या होता है? असेट्स। जब आप बेचते हो तो जीएसटी हमारे लिए क्या होता है? क्योंकि भाई देखो ना, मैं तो एज ए एजेंट खड़ा हूं ना गवर्नमेंट के बिहाफ पे। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, जो आपसे फीस ले रहा हूं, उसमें आप मुझे जीएसटी दोगे तो मैं किसको दूंगा? अब मैं भी पढ़वाने के लिए किसी और टीचर से सर्विस ले रहा हूं, तो टीचर बोलता है सर जीएसटी मैं वो करूंगा, इनपुट आउटपुट। समझो ना। तो आप बताओ, जीएसटी में बेसिक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इधर ध्यान दीजिए, इलिस्ट्रेशन 4। इलिस्ट्रेशन 4 क्या है सर? बात को ध्यान से सुनिएगा। अब हर चीज पे जीएसटी लगेगा, देखो ऐसा मजा आ जाएगा ना। अब बट ध्यान रखना बेटा, कुछ चीजों पे जीएसटी मत लगा, जैसे सैलरी। सैलरी खर्चा है, पर सैलरी पे जीएसटी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पेट्रोल, कन्वेंस, है ना। नहीं, पेट्रोल पे अभी भी वैट लगता है। जैसे पहले जीएसटी नहीं था तो जो टैक्स लगता था उसको वैट लगता, वैल्यू एडेड टैक्स। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, बट जीएसटी आने के बाद वैट खत्म हो गया। ठीक है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के अकाउंटेंट बन गए, इंडियन ऑयल्स वगैरह के, तो वहां आपको वैट कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगे, क्योंकि उन पे अभी भी वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता। या अल्कोहल किसी कंपनी में चलेगी, है ना। अच्छा, कोई बुरी बात थोड़ा ना बेटा, खुद कंपनी शुरू करो और क्या। सबसे ज्यादा कमाई अल्कोहल में। तो बंद हो गया क्या? अल्कोहल बंद हो गया, प्राइवेट बंद हो गया, तो कोई नहीं, अकाउंटिंग थोड़ा ना बंद हो जाएंगी, है ना। आ जाओ, आइए बेटा, ध्यान देते हैं। इलिस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 12.20। मशीनरी परचेज फॉर 50,000 पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी 9% अगेंस्ट चेक पेमेंट। अब एक बात बताओ बेटा, अब जो भी बच्चा ध्यान रखना, हमने मशीनरी, देखो आप एक चीज ध्यान रखना, मेरी बात को याद रखना, मेरी फीस 10,000 है, टैक्स तो सर इसके अलावा है। मशीनरी 50,000 की है, पर आपको उसके अलावा क्या भरना पड़ेगा? टैक्स। और इसमें तो बहुत बढ़िया बता भी रखा है, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। मतलब 50,000 का 9% कितना होता है? 4,500 सीजीएसटी होगा और 4,500 एसजीएसटी होगा। तो मुझे टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे बताओ? 59,000। 59,000। तो देखो, मेरी मशीनरी अकाउंट डेबिट। अच्छा, नॉर्मल एंट्री करता तो मैं एंट्री कर देता मशीनरी टू बैंक, कितने रुपए से करता सर? 50,000 से। बट अब जीएसटी आ गया ना, तो अब ये वाली नहीं कर सकता हूं मैं। अब मुझे मशीनरी तो डेबिट करना ही करना पड़ेगा, कितने से? 50,000 से। बताओ, परचेज के टाइम पे जो जीएसटी देते हैं उसे क्या बोलते हैं? इनपुट सीजीएसटी 4,500, इनपुट एसजीएसटी कितना? 4,500 टू टू बैंक। तो अब मेरे अकाउंट से कितने जाएंगे सर? 59,000। नेक्स्ट क्या बताओ जल्दी से भाई? रेंट पेड बाई चेक। वैसे तो इसमें बता रखा है, अगर नहीं भी बताया होता बेटा, रेंट ऐसा खर्चा होता है जिस पे जीएसटी चार्ज। तो अब मैं क्या रेंट ही दूंगा? रेंट के ऊपर जीएसटी भी दूंगा। तो बताओ कितना दूंगा? 10,000 का 9%, 900। तो मेरा रेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा जल्दी से बताओ? 10,000। अब इस पे जो जीएसटी पे करूंगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, तो ये भी होगा कितना कितना? 900 और 900। तो अब मुझे टोटल कितना पे करना? चेक से पे करा है तो टू बैंक में कितना लिखूंगा मैं? 11,800। हाँ, किसी ने कुछ बोला था? 9% ईच, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, 9% ईच। क्या?
वो तो साफ साफ अलग अलग ही दिया है उसने, CGST एंड SGST 9%। हाँ तो भी वो, हाँ थर्ड तो भी ईच ही है वो, ठीक है, अगर ईच मेंशन नहीं है तो भी ईच है। थर्ड सेम यही बेटा। अब टेलीफोन बिल पे करा है तो नॉर्मल क्या एंट्री होती थी बताओ, अगर टेलीफोन टू कैश, टेलीफोन टू कैश, अब यहाँ क्या हो जाएगा, टेलीफोन अकाउंट डेबिट कितना 2000, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना होगा बताओ, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा 2000, इनपुट CGST होगा कितना 180, और इनपुट SGST कितना होगा, इनपुट SGST कितना होगा 180, टू टू बैंक 2360। अब आ जाओ भाई, अब बेटा ध्यान देना, अब मैं पुरानी मशीन को बेच रहा हूं, सोल्ड ओल्ड मशीन एज ए स्क्रैप फॉर कैश 5000 बुक वैल्यू, चार्जिंग GST 9% ईच। अब बेटा 5000 बेच रहा हूं तो कैश आएगा जाएगा, आएगा, तो क्या एंट्री होगी, सेल नहीं होगी, ध्यान रखना, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि मशीन बेच रहा हूं, गुड्स नहीं बेच रहा हूं, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट, तो 5000 की मशीन थी ना, और बताओ कितने में बेच रहा हूं उसको, 9%, 180 450, और तो समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो भाई, परचेज के साथ खर्चे जब भी आप पे कर रहे हो तो आप GST पे करोगे, जब भी आप रिसीव कर रहे हो तो आपको GST गवर्नमेंट को देना है। तो एक फंडामेंटल रूल क्या है, वेन एवर यू आर पेइंग तो इनपुट GST डेबिट, जब भी आपको मिलने की कुछ उम्मीद होगी तो आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, चलिए देखो भाई अगले में क्या लिखा है, पेड रेस्टोरेंट बिल रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर 5000 प्लस CGST SGST 9% ईच इन कैश। देखो अब साफ साफ लिखा है ब्रैकेट में, इनपुट नॉट अलाउड, इनपुट अलाउड नहीं होगा ना तो हम पूरे को खर्चा मानेंगे। जैसे याद करो मैंने कल बताया था, ये वैसे तो जब कस्टमर को हम सेल करते हैं तो कस्टमर को क्योंकि क्या नहीं मिलता, कस्टमर को इनपुट नहीं मिलता, तो टोटल को ही हम क्या मानते हैं, एक्सपेंस। तो यहां जब बोल दिया तो बताओ 5000, हम कितने का रिफ्रेशमेंट बिल है 5900, तो अब इसको GST में इनपुट नहीं लिख सकता हूं बेटा, मैं 5900 तो पे करूंगा बट मैं यहाँ GST का क्रेडिट, तो मैं सीधा सीधा 5900 को खर्चा मानूंगा। बिजनेस प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी पे करी, बताओ क्या सैलरी पे GST लगता है, तो क्या एंट्री होगी, सैलरी टू कैश। लॉयर को पे करा है बेटा, तो सर लॉयर को जब पे करा है ना, पेड पेड फीस टू लॉयर 9000 ईच, हमने लॉयर को पे करा है तो इसका GST भी हमें ही देना पड़ेगा, ध्यान से समझो ना। जनरली लॉयर को फीस देना है तो लॉयर को पे करना चाहिए GST, बट यहाँ इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे करा तो क्या एंट्री होगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इनपुट GST अकाउंट डेबिट टू कैश। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ भाई, आई बात समझ में, चलो तो एक ऐसा कर लेते हैं, बिल्कुल जो भी आप एडवर्टीजमेंट करते हो उस पे भी GST लगता है। हाँ जहाँ पे, हाँ कस्टमर नहीं आ गया, जहां एंड यूजर आ गया, जिसके पास GST नंबर नहीं है, या फिर क्वेश्चन मना कर दे, जैसे उसने मना करा कि क्रेडिट नहीं मिलता उसका, तो फिर है, देखो जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं तो तुम बोलोगे कि जैसे मैं बोलूं, मैंने अपने एक बुलाया भाई एडवर्टीजमेंट वाले को, मैंने बोला यार 500 रिक्शों के पीछे मेरा बोर्ड लगा दो, उन्होंने बोला 10 लाख लगेंगे, बोला ठीक है, फिर वो जब मुझे बिल देंगे ना बोलेंगे देखो 10 लाख तो मेरे थे GST के, समझो ना, तो 9% मोदी जी के, 9% केजरीवाल जी के, तो मतलब 90,000 मोदी जी के हो गए, 90,000 केजरीवाल, तो मेरे पास जो एडवर्टीजमेंट का बिल आएगा ना वो कितने का आएगा, 11,80,000।
तो मैं जब मैं पे करूंगा तो मैं 1180 पे करूंगा, तो वो बट जो मैं 9090 का जीएसटी पे करूंगा उसका क्रेडिट ले लूंगा मैं, क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैं तुमसे जो जीएसटी कलेक्ट करूंगा ना, गवर्नमेंट को बोलूंगा देखो 90,000 तो मैंने पहले ही दे दिया। देखो जैसे मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ अपना एक एग्जांपल बता देता हूँ भाई, इधर ध्यान देना भाई, सीधी सीधी बात है। मैंने एडवर्टीजमेंट कराया 10 लाख रुपए का, तो जो एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी थी वो दिल्ली की थी, तो उन्होंने मेरे को बिल दिया, तो मैंने पता है एंट्री क्या करी, मैंने एंट्री करी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी लूंगा कितना, इनपुट सीजीएसटी लूंगा 90,000, इनपुट एसजीएसटी लूंगा कितना 90,000 टू कैश, मैं टोटल 11,80,000 रुपए पे करूंगा। ये मेरी एक परचेज, ये मेरी एक तरीके से इनपुट सर्विस है। अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने से मुझे फीस मिल रही है, तो फीस पे मैं आपसे, आप लोगों से क्या लूंगा, जीएसटी। तो सपोज करो मैंने 20 लाख 50 लाख की फीस ली, तो 50 लाख की फीस में बच्चों से 9% के हिसाब से टैक्स लूंगा, तो मतलब कितना होगा 4.5 लाख, 4.5 लाख, 50 लाख की फीस पे 4.5 लाख जीएसटी होता है। तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट 59 लाख टू फीस, कितने की फीस देनी है मुझे, सर फीस तो 50 लाख ही है, तो फिर ये 9 लाख आप किस चीज के ले रहे हो, टू आउटपुट जो मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना है, सीजीएसटी कितना 4,50,000, और फिर टू आउटपुट एसजीएसटी कितना, अब बताओ मैं गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा कराऊंगा, पता है मैं बोल दूंगा 90 रुपीज माइनस कर दूंगा। भाई मैं बोलूंगा देखो मुझे देना है 4.5 लाख, बट मैं ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट के टाइम पे दे चुका हूं, तो मैं जो गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा ना, तो गवर्नमेंट को मैं जमा कराऊंगा 450 माइनस 90, 3,60,000। तो मैं जो गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा वो कितना जमा कराऊंगा, 3,60,000। तो ऐसे ही होता है बिजनेस में, तो हर मतलब कुल मिला के देखो, जब भी आप कोई इनवर्ट सर्विस लोगे ना, मतलब आप कोई खर्चा करोगे या कोई सर्विस लोगे, तो आपको जीएसटी क्या करना पड़ेगा, तब तब आपको जीएसटी इनपुट करना पड़ेगा। खत्म हो गया। देखो लॉयर को, वैसे तो मैंने बोला, एक बात बताओ, लॉयर हमें सर्विस दे रहा है, हम लॉयर को सर्विस दे रहे हैं, हमें दे रहा है, तो लॉयर कितने का बिल देगा मुझे, है सर लॉयर आपको बिल, सपोज करो मैं एक बात बता रहा हूँ, चलो मैं नहीं, मेरे ऊपर क्यों लगे केस, किसी एक बच्चे के ऊपर केस लग गया चल इसके ऊपर केस लग गया, इसने है ना अपना वो क्या नाम है, हरीश साल्वे, बड़ा फेमस लॉयर है, इसने हरीश साल्वे को क्या करा, अपॉइंट करा, तो हरीश साल्वे ने बोला कि मैं एक विजिट के 10 लाख रुपए लूंगा, है ना, वैसे तो 15 लेता है, बट मेरे नाम से 5 लाख कम कर दिए हरीश साल। तो बताओ हरीश साल्वे कितने का बिल देगा इससे, 10 लाख। बट कायदे से तो जीएसटी उन्होंने लगाना चाहिए था, पर एडवोकेट की एक ऐसी सर्विस है ना बेटा, जहां पे गवर्नमेंट बोलती है अगर आप एडवोकेट से सर्विस लेते हो ना, तो जीएसटी आपको नहीं देना, मतलब सॉरी एडवोकेट नहीं लगाएगा, आपको खुद भरना उनका जीएसटी। अदरवाइज देखो जब एडवोकेट बिल देता मुझे, एडवोकेट बिल देता तो वो ऐसे होना चाहिए था, 5 लाख सॉरी 10 लाख प्लस 90,000 प्लस 90,000, ऐसा बिल आना चाहिए था मेरे पास 11,80,000 का। पर एक जीएसटी में रूल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो यहां बोला गया है कि नहीं नहीं, एडवोकेट आपको कितने का बिल देंगे, ये आपने उनको तो आपने 10 लाख ही देना है, आपने जीएसटी अपने आप जमा कराना है, उन्होंने बिल में नहीं भी दिया ना, तो भी आपने अपने आप खुद जमा कराना है जीएसटी गवर्नमेंट को। तो फिर आप ये जमा कराओगे नहीं कराओगे, तो आप क्या कराओगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश, समझो ना, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू कैश, क्योंकि आपने आपने सर्विस ही तो ली है ना। अब बस फर्क क्या हो रहा है, आपने उनको बिल में लगा के नहीं दी, आप अलग से खुद
कर रहे हो? नहीं, but sir, input कैसे? Like, हम सर्विस किसने ली है? जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली थी, ऐसे मैंने लॉयर की सर्विस ली है। पे कौन करेगा बात? Like, हाँ, ये वाले asset कैसे? भाई देखो ना, ये पैसा कौन देगा? बिजनेस ही तो देगा ना एडवोकेट को। भाई हम एडवर्टीजमेंट वाले को पैसे दे रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए दे रहे हैं। हम एडवोकेट को पैसे दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही तो कोई काम होगा ना, बिजनेस से रिलेटेड ही तो सर। Business पे case, business work पे। भाई बिजनेस के ऊपर केस होगा तो बिजनेस को एडवोकेट तो करना पड़ेगा, तो एडवोकेट फीस लेगा तो उस पर जीएसटी आपको भरना पड़ेगा। वो अपने बिल में लगा के नहीं देगा जीएसटी, आपको खुद गवर्नमेंट को भरना होगा। बिल में देगा ही नहीं ना, उसको एग्जेम्प्ट है, वो देगा ही नहीं। भाई वो एग्जेम्प्ट है ना, अगर तो भी यही होता तो फिर आप क्या, आप फिर क्या करते? लीगल फीस अकाउंट डेबिट, तो भी आप यही करते। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो भी आप यही करते। आपको भाई बट बिल में लगा के देगा ही नहीं ना वो, क्योंकि उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। और तो कर तो वही रहे हो आप, बस एंट्री अलग कर रहे हो। हाँ, बात तो वही हो रही है। हाँ हाँ बेटा, जाने वाले को कौन रोक सकता है। ठीक है, 6 बजे मिलते हैं, ऑनलाइन मिल जाए। चलो फिर मिलते हैं 6 बजे। अदर बुक्स पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ाएंगे, ठीक है, अदर बुक्स पढ़ाएंगे हम। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अभी करा दो। अब कुछ नहीं, अब तुम जाओ आराम से रेस्ट करो, शाम को आओ। बताओ कौन से क्वेश्चन करा?